इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें काली बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि पूरे स्ट्रीट्स को देख रही होती है। फिर एक बंदा कहता है अभी का जो वेदर है वो खराब है, आज बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बारिश सप्ताह भर चलेगी। जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने बारिश के लिए येलो वार्निंग अलर्ट कर दिया है, जल्दी वो रेड वार्निंग कर देगी। फिर हम लोग एक शॉप देखते हैं जिसपे ओपन का साइन होता है। फिर हम लोग उसी शॉप में देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बुक को निकाल रहा होता है। वो कहता है आज बहुत ज्यादा ही बारिश है, ऐसा लग रहा है आज भी कोई कस्टमर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कोई आदमी अपने अम्ब्रेला को भूल गया हो और उसे एक शेल्टर की जरूरत पड़े अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। इस कारण मैं अपनी दुकान को खोला हूँ। और मनी मन सोचा होता है मैं कितना ज्यादा अच्छा आदमी हूँ, मुझे आशा है वो जो बंदा है वो मेरे दयालुपन को देखेगा और मुझसे बहुत खुश होगा और मेरा कस्टमर भी बन जाएगा। इसी कारण मैं सब कुछ तैयार रखा हूँ, गरम चाय, एक टावर। ऑफ कोर्स वो सब जितने भी बंदे हैं वो सब मेरे दयालुपन को देखकर कोई ना कोई बुक खरीदेंगे। ये बहुत ज्यादा ही फैंटास्टिक होगा। फिर हम लोग एक फुल मून को देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा होता है। उसी के नीचे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी को मार के भाग रही होती है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो लड़की सभी को मार रही होती है। पीछे बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की बस 2 उंगली का यूज करते हुए उस पर जितने भी अटैक आ रहे होते हैं उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देती है और बाकी लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। हम एक बंदे के पीछे देखते हैं 2 हाथ आ रहे होते हैं। उस बंदे को पता नहीं चलता है और जो लड़की होती है वो उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और उसे वहीं पे खत्म कर देती है। उसे खत्म करने के बाद उस आदमी को दूर फेंकती है और अपने घाव पे हाथ रखती है। उसके बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। वो सोच रही थी नहीं तो आखिरकार ये खत्म हो ही गया, ऐसा लग रहा है मेरी 4-5 हड्डियां टूट गई है, लेकिन ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसे अभी रोक दिया है, लेकिन तभी भी जो रीजनरेशन है उसमें टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा। मुझे एक ऐसा जगह ढूंढना होगा जहाँ पे मैं खतरे से बच सकूं। वो अपनी रॉड को निकालती है और कहती है मुझे भी समय चाहिए। और हम देख पाते हैं जब वो वहाँ से जा रही होती है उसके पीछे बहुत सारे आदमी होते हैं। उस लड़की ने उन सभी को खत्म किया होता है। ऐसा लग रहा है वो बहुत ही अच्छी असेसन है। वो लड़की ऐसे ही गलियों में घूम रही होती है तो उसकी नजर एक तेज रोशनी पे जाती है। वो देखती है वहाँ पे एक बुक स्टोर खुला हुआ है। वो सोच रही होती है इतने सारे शॉप्स में सिर्फ एक बुक स्टोर ही है जो इतने खराब मौसम में खुला हुआ है। वो उसके दरवाजे तक पहुंचती है और सोच रही होती है क्या ये किसी तरह का कोइंसिडेंस है या कोई ट्रैप जो मुझे फंसाने के लिए डाला गया है। फिर उसकी नजर अपने घाव पे जाती है और कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे छिपने के लिए एक जगह चाहिए जिससे मैं टाइम को बाय कर सकूं, मुझे अंदर जाना ही होगा। और वो दरवाजे को खोल देती है। जैसे वो दरवाजा खुलता है वहाँ पे लगी हुई घंटी भी बजती है। वो लड़की उस बुक स्टोर में एंटर करती है। एमसी उसे नोटिस करता है और कहता है आपका स्वागत है, मैं आपका ही बहुत देरों से वेट कर रहा था। एक ब्यूटीफुल कस्टमर जो कि बारिश से लड़ते हुए यहाँ तक आई हो। एमसी उसे ध्यान से देखा है और सोच रहा था इसे कैसे भी देखो, लेकिन मुझे पता चल रहा है इस लड़के के पास बहुत सारी कहानियां हैं, पक्का है इसके साथ कुछ हुआ है, मुझे बस इसे थोड़ा सा एडवाइस देना है। उसके बाद ये लड़की पक्का ही मेरे यहाँ से बुक खरीदेगी, ये मेरी है थेरेपी टेक्निक्स। उसके बाद एमसी कहता है कि मेरे पास एक हॉट टॉवल है, क्या आप उसे यूज करना चाहेंगे जिससे आप अपने शरीर को पोष सकते हैं। सही सर मैं अपने हीटर को भी ऑन कर देता हूँ। वो लड़की सभी चीज को नोटिस करती है और सोच रही थी ये मेरा इंतजार कर रहा था, इसने सभी चीज को प्रिपेयर किया है जो भी मुझे चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल बुक स्टोर पे ऐसी चीजें नहीं होती है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इस शॉपकीपर पक्का ही कुछ जानता है मेरे बारे में। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो टावर उठा के अपने आप को पोंछना स्टार्ट करती है। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने हीटर को रख सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये बंदा कौन से ऑर्गेनाइजेशन से होगा, क्या सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर या ट्रूथ सोसाइटी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसे हायर किया होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो बंदा है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर का ऑनर नहीं है, ये बहुत ताकतवर दिख रहा है। हम देख पाते हैं एमसी के पीछे से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। वो लड़की कहती है तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा सब मतलब क्या है। एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है ऑफ कोर्स जो डेस्टिनी है वो बहुत ज्यादा अनोखी चीज है। यहाँ पे 2 अनजान लोग एक साथ मिल गए हैं, आपको देखने से लग रहा है आप बहुत खराब सिचुएशन में थे। और एमसी मन ही मन बता रहा है कि यह है पहला रोल थेरेपी का, जो कि ये सजेशन किसी को बोलो कि वो परेशानी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में सही में परेशानी चल रही है, हर एक लाइफ में परेशानी चल रही है। इस बात से वो बंदा अपने आप से रिलेट कर पाएगा। वो लड़की कहती है हाँ। उसके बाद एमसी मनी मन कहता है कि जैसे ही वो कस्टमर तुम्हारे बातों में आए उसके बाद तुम बड़बड़ाना स्टार्ट कर दो, ये बहुत ज्यादा इजी चीज है। और बोलते बोलते ही तुम जो कस्टमर है उसके दिल को जीत लो और अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत कर लो। वो लड़की कहती है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और सोच रही होती है मुझे नहीं पता है ये बंदा मेरा दोस्त है या दुश्मन, मैं इस चांस का यूज करते हुए पता लगा सकती हूँ इसकी आइडेंटिटी के बारे में। ऐसा नहीं लग रहा है ये बंदा अपने आइडेंटिटी को ऐसे ही बता देगा। एमसी केतली में से चाय को ढाल रहा होता है और कहता है आपने कहा इशू, अगर मेरा गेस करेक्ट है तो आपको पक्का ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होगी। तभी एमसी मनी मन कहता है जो दूसरा नियम है वो है कम बोलो। जो ट्रिक में फंसाने वाले लोग होते हैं या झूठे लोग होते हैं वो हमेशा ही ऐसे ट्रिक्स का यूज करते हैं, वो हमेशा ही कम बोलते हैं जिससे वो दोनों बात कर सके। जो अगला पॉइंट है वो अगला आदमी बोले। वो लड़की उसकी बातों को सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है। वो कहती है किस बारे में बात कर रहा है, अगर ये बंदा कंफ्यूज नहीं है तो ये बंदा मेरे बारे में पक्का कुछ जानता है। एमसी चेयर को पीछे करता है और कहता है एनीवे आपको पहले यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। वो लड़की उस सीट पे बैठती है और सोच रही होती है एक आउटसाइडर जिसको पहले से पता हो कि व्हाइट वुड में धोखा हो गया है, वो भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वो भी इतने कम समय में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पक्का ही ये बंदा ऊपर से सब कुछ को कंट्रोल कर रहा होगा शुरुआत से ही, यानी कि सब कुछ उसके हाथों में है। वो लड़की कहती है मुझे धोखा दिया गया है, सब कुछ उसकी गलती है। फिर एमसी बताता है कि जो स्पाउंड मैजिक मिरर है वो एक मैजिकल बीच का अंडा है जो कि दूसरों को सोल्स को अट्रैक्ट करता है और इसी कारण जो
सालों से चलती आई कंपेनियनशिप है वो पूरी तरह से उलट पुलट हो चुकी है और लालच ने उस पर टेक ओवर कर लिया है। लोग प्रॉफिट के लिए अपने साथियों को भी मरवा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से एक किलर को हायर करके। ये कितने सुनने में खराब लगता है। एमसी सोच रहा होता है उस लड़की के बारे में कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है, पक्का ही उसका जो पति होगा उसने उससे धोखा दिया होगा और ये मिस्ट्रेस बन गई होगी। स्वीट हार्ट, वाओ, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये तो और आसान हो जाएगा इसे एक्सप्लोर करने में। उसके बाद एमसी अपने भाषण को स्टार्ट करता है। वो कहता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं मान सकता हूँ कि आपको धोखा दिया गया है, लेकिन तभी भी ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप किसी और आदमी से मिल सकते हैं और बातों का शुरुआत कर सकते हैं, किसी और को जान सकते हैं। वो लड़की उसकी बातों को सुनती है और सोच रही होती है ऐसा लग रहा है इसे सब कुछ पता शुरुआत से ही, ये बंदा सही है, क्योंकि जब तक लालच रहेगा तब तक ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा। अगली बार दूसरा रीजन होगा, दूसरा समय होगा, लेकिन सेम इंसिडेंट होगा, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। उसके बाद वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने सब कुछ खो दिया है, सही सर, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा है इस चीज से, तो इसका पॉइंट ही क्या है कि मैं दूसरे से मिलूं। एमसी उसकी बातों को सुनता है और सोच आता है खो दिया है और चोट लगा है, वो अब मुझे समझ में आ गया, पक्का ही इस पर चीट किया गया है, इसे बहुत ज्यादा ही खराब महसूस हो रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने जवान का यूज करते हुए इसे कंफर्ट कर सका हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, अब तुम्हें पता है कौन रियल है और कौन फेक है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है या चोट पहुंचाया है तुम उस पर थोड़ा भी दया नहीं दिखाओगी। मैं उस बास्टर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो भी तुमसे क्लोज है तुम उस पर भी दया नहीं दिखाओगी। वो लड़की उसकी बातों को सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। वो सोच रही थी कि यही कारण है जिस कारण ये बंदा मेरे लिए वेट कर रहा था। ये बंदा मेरा यूज करना चाह रहा था हंटर्स को मारने के लिए। ये चालाक है और एलिगेंट भी, ये जानता है हंटर्स के बारे में। यहाँ का जो शॉपकीपर है वो एक हाई लेवल का ब्लैक मैच है। वो कहती है तो आप क्या सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए। एमसी कहता है अब वो सब अपने इंसानियत को भूल चुके हैं, एक आंख के बदले आंख और एक दांत के बदले दांत। और मन ही मन क्या होता है ये है थर्ड रूल, क्योंकि ये टारगेट सिचुएशन। एमसी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें उन जैसे लोगों पर थोड़ा भी बेरहमी नहीं बरतना चाहिए। वो मन ही मन सोच रहा होता है जो कस्टमर सुनना चाहता है उसे वही कहो, यही तुम्हें अलग बनाएगा और तुम्हारे बीच का जो रिलेशन है उसे अच्छा करेगा। लड़की उस बात को सुन के कुर्सी से चौंक जाती है। वो कहती है तुम्हारा उसे मतलब क्या है कि उन्होंने अपने इंसानियत को खो दिया है। मैंने अपने दिमाग को अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है। एमसी सोच रहा होता है हाँ ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मेरे बिजनेस की बात आने वाली है। वो कहता है मुझे लग रहा है आपको ये जरूरत है, यह किताब, और वो उस किताब को डेस्क पे मारता है। वो लड़की उस किताब को देखती है। एमसी सोच रहा होता है अच्छी बात है, मैंने पहले से रूसो का कन्फेशन पढ़ा हुआ है, एक भटकी हुई लेडी के लिए ये कहानी अच्छी होगी। एमसी उस लड़की को जो बुक ऑफर करा होता है उसका नाम है ब्लड एंड बिस्ट। वो लड़की घबराते हुए सोच रही होती है ब्लड एंड बिस्ट, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, ये बंदा मुझे ये किताब क्यों दे रहा है। तो उसे लगने लगता है जैसे वो किताब खुल रहा है उसमें बहुत सारे ब्लड निकले होते हैं और वो जो ब्लड है वो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है जो कि उस लड़की को पकड़ रहा होता है। और इस सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे टेंटेकल्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो जोर से चिल्लाती है बचाओ। वो कहती है ये तो लाइकेंथ्रोपी है। हम देखते हैं वो लड़की यह सब चीज को इमेजिन कर रही होती है। हम देखता है कि जो लाइकेंथ्रोपी है वो एक पावर है जो कि खून में होता है। जो ताकत है हंटर का वो आता है ड्रीम बीस्ट से। वो अलग अलग जानवर से या अलग अलग ताकतवर इंसानों से खून लेते हैं और अपने आप में इंजेक्ट करते हैं जिससे वो ताकतवर बन सके। जितना अच्छा खून होगा उतना ताकतवर वो हंटर बनेगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। पर ये जो बंदा है वो खून को कंट्रोल कर सकता है। जिस चीज पे हंटर रिलाई करते हैं वो बंदा उसके पूरे पावर स्ट्रक्चर को जानता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो लड़की उस किताब को ले लेती है और कहती है तो यह है जो तुम मुझसे चाहते थे। एमसी कहता है हाँ मैं चाहता था कि आप ये करें, आपको पछताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को पूरे ऑनेस्टली फेस करें। वो सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन एक लड़की जिसका दिल टूट गया है वो बहुत ज्यादा ही नाजुक होती है। मुझे अपने शब्दों से उसे कंफर्ट करना होगा। उसके बाद मैं जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ उस लड़की को खरीदना होगा। उसे देखने पे लग रहा है ये अभी रोने ही वाली है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो सही में रोने वाली है, लेकिन दिल टूटने के कारण नहीं, वो एमसी से बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे लग रहा है एमसी बहुत ताकतवर है। एमसी उस लड़की के पास आता है और कंधे पे हाथ रखता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे बस कुछ कोड का यूज करना होगा जिससे मैं इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा दूंगा। और वो बोलना स्टार्ट करता है जब भी ट्रम्पेट का आवाज बजेगा तब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा इस बुक को लेकर और जोर से चिल्लाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, अपने विचारों को कहूंगा। एमसी ये सब बातों को कह रहा होता है, लेकिन उस लड़की को लग रहा होता है एमसी एक एन्चांटमेंट कर रहा है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर एमसी कहता है कि सभी के पास अपना एक डिजायर होता है जो वो करना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पास नहीं है। एमसी मन में सोच होता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों को कंफर्ट करना मेरी स्पेशलिटी है। वो कहता है कि तुम्हें इसे कंफर्ट करना चाहिए, मेरा भरोसा करो तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। और उसके बाद वो कहता है कि ये चौथा नियम है डिसिसिव कंक्लूजन, जैसे ही कस्टमर तुम्हारे बातों में आए और इमोशन में बह जाए तब तुम उसे एक सही रास्ता दिखाओ। वो लड़की घबराई होती है। एमसी बताता है कि आप उसी के कॉन्फिडेंस का यूज करते हुए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। तो क्या तुम बच्चे समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूँ। फिर एमसी चाय का कप उठाता है और कहता है ठीक है एक नई शुरुआत के लिए चीयर्स। वो लड़की भी एमसी से चीयर्स करती है और कहती है आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात को फॉलो करूंगी। और जल्दी ही उस गर्म चाय को पी लेती है। एमसी चौंकते हुए उसे देखा होता है और कहता है ओह वो तो बहुत ज्यादा ही गर्म पानी था, तुमने सही में उसे पी लिया, मैं तो बस तुम्हारे पेट को गर्म करना चाहता था। ऐसा लग रहा है वो एकदम सही है।
उसके बाद एमसी एक कार्ड को आगे बढ़ाता है और कहता है तो प्लीज आप इस कार्ड को भर दीजिए। वो लड़की अभी तक बहुत ज्यादा डर गई होती है और उसके हाथ कांपे होते हैं तो वो कार्ड को भरती है। एमसी उस कार्ड को देखता है और कहता है वो तो इनका नाम जी हिजू है। मुझे याद आ रहा है एक फेमस मिलियनर का नाम जो कि अंडरग्राउंड से आया हुआ था, उसका नाम जी बोनोंग था। और मन में सोच रहा था क्या यह उसकी डॉटर है? अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी मछली है, मैं इन्हें फंसा सकता हूँ और बहुत पैसे कमा सकता हूँ। नहीं पैसे नहीं, मैं इनसे अपने स्टोर को भी रेनोवेट करा सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, पहले मुझे अपने आप को काम करना होगा और इनसे एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट करवाना होगा। वो खड़ा होता है और कहता है जो लोन का पीरियड है वो 1 महीने का है, आप इसे 1 सप्ताह से बढ़ा भी सकते हैं। फिर वो एक छाता देता है और कहता है आज बहुत तेजी से बारिश हो रही है, मैं आपको ये छाता दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना होगा ये छाता आपको लौटाना भी है। वो लड़की उस अम्ब्रेला को ले लेती है और कहती है आपका मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ जाते हुए वो कहती है क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ? एमसी उस सवाल को सुनता है और सोच रहा था मैंने इनके साथ फ्लर्ट कर दिया एक्सीडेंटली? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो ठीक है। और फिर कहता है कि मेरा नाम लिंजी है, मैं एक नॉर्मल बुक स्टोर का ऑनर हूँ। वो लड़की उसके रिप्लाई को सुनती है और सोच रही होती है ऐसा लग रहा है ये अपने ट्रू आइडेंटिटी को नहीं रिवील करेगा, लेकिन कैसे भी ये बंदा मेरे साइड होना चाहिए। वो कहती है ठीक है मिस्टर लिन, आपकी जो शाम है वो अच्छी हो। एमसी कहता है हाँ आप भी अच्छे से घर पहुंच जाइएगा और दोबारा आइएगा। जैसे वो लड़की चली जाती है एमसी चेयर पे बैठता है और कहता है मैं दोबारा से एक अच्छा काम कर दिया है, दूसरे की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है इसी कारण मैं इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ हूँ। वो सभी चीज को क्लियर कर लेता है और कहता है अब समय हो चुका है, अब मुझे अगले कस्टमर के लिए रेडी हो जाना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई और कस्टमर भी आएगा? हम देखते हैं उस लेडी को जो कि कहीं जा रही होती है। वो सोच रही होती है वो डरावना बंदा, वो चाहता था मैं उन गद्दारों से डेडलाइन से पहले ही निपट लूं और उसने कहा था मुझे वापस लौटने के लिए। वो क्या कहना की कोशिश कर रहा था तभी उस लड़की की नजर कहीं पे जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, वो अपने स्त्री को पीछे करती है और सतर्क हो जाती है। हम देखते हैं सामने से एक बंदा आ रहा होता है, उसके हाथ में भी एक बुक होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एमसी के लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। एमसी एक किताब को निकालता है जिस किताब का नाम होता है रिचुअल्स एंड फोकलोर्स। इसका ऑथर का नाम लिंजी यानी कि हमारा एमसी ही है। वो उन किताबों को देखता है और सोच जाता है इन किताबों को देखकर मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। ट्रांस माइग्रेशन से पहले मेरी जो दुनिया थी वो अलग थी और मैं एक ऐसे शहर में रहता था जिसका नाम नोकिन था। अब लगभग 3 साल हो गए हैं। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेसर है फोकलोर का और अभी चल रहा है 2017। एक लड़की आती है और कहती है मिस्टर लिन लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चुका है, क्या आप नहीं जा रहे हैं? एमसी कहता है नहीं मैं थोड़ा देर और पढ़ने वाला हूँ, आप चले जाइए पहले, मैं लाइब्रेरी को बंद कर दूंगा। वो लड़की वहाँ से जा रही होती है और ठीक है मैं कल मिलती हूँ मिस्टर लिन। वो लड़की वहाँ से जा रही होती है फिर वो दूसरी लड़की टकाती है। दूसरी लड़की कहती है अभी देर रात हो चुकी है, क्या वो बंदा अभी भी अंदर है? लाल वाली लड़की कहती है वेट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जो मिस्टर लिन है वो किताबों से बहुत प्यार करते हैं, मैंने सुना है कि वो एक बुक कलेक्टिंग फ्रीक है, वो अपने पूरे सैलरी का यूज करके बुक्स को खरीदते हैं। जो हमारा एमसी है वो उनकी बातों को पूरी तरह से सुन पा रहा होता है। दूसरी लेडी कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया है, उन्हें इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। एमसी उनकी बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। हम देखते हैं रात बहुत हो चुकी है। एमसी एक रूम में आता है और दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है। हम देखते हैं कि उस रूम में एक समनिंग सर्कल होता है। एमसी उन समनिंग सर्कल के बीच में जाता है और कहता है और इसी के साथ जो मेरा प्रिपरेशन था रिचुअल का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो सोच जाता है मुझे पता है जो मेरी विश है वो एक सपने से कम नहीं है और वो पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास 1% भी चांस हो तो मैं 1% चांस का रिस्क लूंगा, चाहे मुझे कोई भी भुगतान क्यों न देना पड़े। वो एक जगह पे हाथ रखा है और कहा प्लीज मुझे इस दुनिया में जितनी भी बुक है उसका ऑनर बना दो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और हमारा जो एमसी होता है वो पूरी तरह से निराश हो गया होता है। वो अपने सर को खुल जाता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं किया। लेकिन उसके पीछे से एक हाथ निकल रहा होता है और उस समय हम देख पाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है। एमसी कहता है मुझे पता था यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, मैजिक सर्कल जो है वो तुम्हारे कोई भी विश को पूरा कर देगा, लेकिन उसके लिए एक कीमत चाहिए होती है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अचानक ही एमसी को महसूस हो जाता है कि कोई एक चीज उसके पीछे है। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है और देख पाता है वहाँ पे एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे पे एक आंख का साइन होता है। एमसी बताता है उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूंगा तो मुझे अपना सपना दिख जाएगा, तो मैं अपने सपने को अचीव कर पाऊंगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो है मैं अर्थ पे दोबारा नहीं लौट पाऊंगा। मैंने हेजिटेट नहीं किया और जल्दी से उस दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही एमसी उस दरवाजे को खोलता है हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। अभी जो एमसी होता है वो चाय को पकड़ा होता है और सोच रहा होता है उस दरवाजे को खोलने के बाद मैं इस शहर में आ गया जिसका नाम है नोकिन। समय सही में जल्दी बीत जाता है। यहाँ पे रहना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पहले से। अगर लॉजिकली बात करो तो मुझे यहाँ पे बहुत मजा आता है। कोई भी मेरे दरवाजे को नॉक कर देता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने सेल्फ को रिफ्रेश कर सकता हूँ नई नई किताबों से। मेरा जो कलेक्शन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा नई किताबों को पढ़ सकता हूँ, अपने कस्टमर को हील कर सकता हूँ और एक लाइफ टीचर बनने में मुझे ज्यादा मजा आता है। ये बहुत आसान भी है। तभी वो कहता है अभी बहुत ज्यादा समय हो चुका है जब से मैंने एक भी नए कस्टमर को नहीं ऐड किया है। मेरा जो बातचीत करने का स्किल है वो इतना भी बुरा नहीं है। ऐसा लग रहा है जो यंग लेडी है वो बहुत खुश होगी और मेरी रेगुलर कस्टमर बन जाएगी। फिर हम लोग वही लेडी पे आते हैं जिसकी आंख खुली होती है। वो एक बंदे को देख रही होती है जिसके हाथों में एक किताब होता है और वो बंदा अपने चेहरे को छिपाया होता है मास्क से। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस लेडी को पास कर देता है। वो लेडी वहाँ पे पूरी तरह से रुकी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है। वो सोच रही होती है मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बॉडी को भी नहीं हिला पा रही हूँ, यहाँ से कि मैं अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रही हूँ। वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और उस
लड़की के हाथ में जो बुक होता है उसे देखता है। वो कहता है ओह तो यह वो किताब है, तुम सही में बहुत लकी हो। लेकिन उस लेडी को लग रहा होता है कि एक सांप उसे पूरी तरह से लपेट लिया है। वो अभी भी डरी होती है, वो पीछे उड़ती है और उस बूढ़े आदमी के हाथ में जो किताब होता है उसे देखती है। उस किताब का नाम होता है द आकाशा गर्भा सूत्रा। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। वो लेडी अभी भी डर से काफी होती है और एक दीवार के सहारा लेकर बैठ जाती है। वो सोचती होती है ये वही था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्या वो पहले ही। तभी हम उस बूढ़े आदमी को एमसी के बुक स्टोर के सामने देखते हैं। वो दरवाजे को खोलता है, एमसी घंटी की आवाज से उधर देखता है और कहता है आपका स्वागत है। तभी वो उस बूढ़े आदमी को देखता है और कहता है ओ ये तो ओल्ड वाइल्डी है, क्या आप वो किताब लौटाने हैं? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और एमसी के पास पहुंचता है। एमसी भी उसके पास आ रहा होता है और इस पैन को देखे आपको किस एनिमे की याद आ रही है और पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं हिंट दे देता हूँ JBA। ये हिंट बहुत ज्यादा इजी हो गया भाई। ओल्ड वाइल्डी कहता है क्या तुम मुझे रियल नाम से नहीं पुकार सकते मिस्टर लिन? एमसी कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर वाइल्डी। वो बूढ़ा आदमी फिर से परेशान हो जाता है। रहने दो, मैंने देखा है तुम्हारे पास एक नया कस्टमर आया है, तुमने उसे एक फेमस बुक दे दिया है। एमसी कहता है हाँ मुझे लगा उस पर सूट करेगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है ये रहा तुम्हारा वो किताब जो तुमने मुझे उधार पे दिया था। एमसी उस किताब को लेता है और कहता है मैंने कहा था ना ये जो किताब है वो तुम्हारे जैसे लोगों पे सूट नहीं करती है, ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करती रहेगी और कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। वो बूढ़ा कहता है मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने इस किताब को पढ़ा, ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग था। इसमें लाइफ और डेथ की बात होती है, बिगिनिंग टू द एंड की बात होती है, तो मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आता है। ये मेरे इमेजिनेशन से एकदम परे की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिस बंदे ने ये किताब लिखी होगी वो कैसा बंदा होगा। एमसी कहता है वो बंदा एक जाइंट था। वो बूढ़ा आदमी कहता है एक जाइंट, इसमें चौंकने की बात नहीं है, वो लड़की बाहर से सभी चीजों को देख रही होती है और उनकी कन्वर्सेशन को सुन रही होती है। वो कहती है मैं सही थी, वो जो बंदा था वो है ब्लैक स्केट बेसलेस फ्रैंक वाइल्डी, एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज। हमें बताया जाता है कि ट्रूथ सोसाइटी के हिसाब से जो म्यूटेंट है उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। वो कैटेगरीज है APDI क्लासिफिकेशन, यानी कि एबनॉर्मल, पैनिकी, डिस्ट्रक्टिव और इनडिस्क्राइबेबल। जो फ्रैंक वाइल्डी है वो एक ब्लैक स्केट फेसलेस है, यानी कि जो फ्रैंक वाइल्डी AKA ब्लैक स्केट फेसलेस वो एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज है। उसका आइकॉनिक फीचर है मास्क जो वो पहनता है। साथ ही साथ जो हाफ सर्पेंट ब्लड है वो उसे ग्रीन कलर का पपिल देता है। एक बार वो बंदा टावर के 10 होली नाइट में से एक होली नाइट से लड़ गया था। उसने बैटर में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को एकदम प्लेन कर दिया, तभी उसका नाम पड़ गया डिस्ट्रक्टिव। अगर कंपेयर किया जाए तो अपर जोन अपने आइकॉन में लगभग 10 से डिस्ट्रक्टिव म्यूटेंट हो गए और पूरे शहर में 100 से भी कम। क्वालिटी जिस दीवार पे हाथ रखी होती है अपने प्रेशर से उस दीवार को तोड़ देती है और सोचती है वो जो बंदा है वो एक म्यूटेंट लेवल बंदे से बातचीत कर सकता है। ऐसा लग रहा है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो सही में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। ये कहते हुए वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि एक किताब को निकालता है और कहता है ओल्ड वाइल्डी ऐसा लग रहा है आज आप बहुत खराब मूड में है, अगर आपको किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो आप हेजिटेट मत कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। और सोच रहा होता है कि जो ओल्ड वाइल्डी है वो मेरे रेगुलर कस्टमर में से एक है, ये इनका एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है यहाँ पे आने का। मुझे ऐसा लग रहा है जो बूढ़े इंसान होते हैं उन्हें जिंदगी में भरने के लिए कोई फ्रेंडली इंसान चाहिए होता है कंपनी के लिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों ही इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। इनकी जो लवर थी वो इन्हें छोड़ के चली गई। इनके जितने भी कलीग्स थे वो इनके चेहरे से डरते हैं क्योंकि इनका चेहरा डरावना दिखता है। इसी कारण ये अकेले है। एक बूढ़ा आदमी जो कि अकेला होता है, ये कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिक बात है ना। जब मैं पहली बार इसे 2 साल पहले मिला था, फिर हम लोग 2 साल पहले का सीन देखते हैं। जो ओल्ड वाइल्डी है वो बुक स्टोर में आते हैं। एमसी कहता है आपका स्वागत है और वो उस बूढ़े आदमी को देखा है। वो सोच रहा होता है मैं जो बिजनेसमैन का इंस्टिंक्ट है वो कह रहा है ये कस्टमर के पास बहुत कहानियां हैं। और इसके आउटफिट को देखा जाए तो ये बंदा रईस है, साथ ही साथ ये अपने चेहरे को छिपा रहा है इंटेंशनली। ये बहुत कूल भी लग रहा है। इसका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो बहुत कम है, यानी कि ये बंदा बहुत तेज है और स्कॉलर है। ऐसा लग रहा है ये अपने सोल को हील करना चाहता है। अगर मैं इस केस को अच्छे से हैंडल करूंगा तो ये बंदा मेरा रेगुलर कस्टमर बन सकता है। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं तुम यहाँ के शॉपकीपर हो ना, मुझे पूछना था क्या तुम पुराने बुक्स को कलेक्ट करते हो? ये जो बुक है वो मेरे पास बहुत सालों से है, क्या तुम इसे कलेक्ट करोगे? एमसी उस किताब को देखता है और कहता है हाँ ये जो शॉप है वो आपको अलग अलग तरीके से सर्विसेज देती है, आपको बस 1 मिनट रुकना होगा। एमसी एक चाय को ऑफर करता है और कहता है मेरे पास एक ब्लैक टी है। वो सोच रहा होता है मुझे चाय का यूज करना होगा हम दोनों के बीच में जो दीवार है उसे तोड़ने के लिए। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, जो बूढ़े आदमी के चेहरे पे दाग है वो बहुत डरावने हैं, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एमसी कहता है आप मेरे गेस्ट हैं, मुझे आपसे डरने की क्या जरूरत है। और उसके साथ ही मुझे उन सबसे नफरत है जो कि चेहरे से दूसरे इंसान को जज करते हैं ना कि दिल से। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मिस्टर वाइल्डी उसकी बातों को सुनते हैं और अपने मास्क को डाल लेते हैं। वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, तो ठीक है मैं इस ऑफर को मान लेता हूँ और चाय को ले लेता हूँ। एमसी उसके चेहरे को देखता है और सोचा होता है इसका जो मास्क है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है चेहरे से। ऐसा लग रहा है कि ये अपने घाव को छुपाने के लिए मास्क का यूज करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे इन्हें ही बुरा लगेगा। और इस किताब को देखा जाए तो ये बंदा बहुत रिसर्च करता है अलग अलग लैंग्वेजों के बारे में, तो मुझे इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं ये चाय बहुत अच्छा है, सर्विस करे तुम्हारा शुक्रिया। एमसी कहता है जब तक आप सेटिस्फाई है तब तक मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और वो एक बुक दिखाता है और एमसी वही बुक को रखा होता है। वो कहता है ये किताब जो आप लाए थे ये अनकॉमन बुक है जिसका जो लैंग्वेज है वो मारा जा रहा है। ये जो शब्द लिखे गए हैं ऐसा लग रहा है ये मैजिक से भरे हुए हैं, काफी इंप्रेसिव शब्द है। वो बूढ़ा आदमी इस बात को सुनता है, वो चौंकते हुए एमसी की ओर देखा है। वो सोच रहा था ये बंदा कैसे महसूस कर सकता है मैंने मैजिक का यूज करते हुए इस बुक को लिखा हुआ है, लेकिन ये
कैसे पॉसिबल है? मैंने अपना हाई लेवल का एक्सोर्सिज्म किया है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव म्यूटेंट भी इसे नहीं महसूस कर सकता है। तो एक नॉर्मल बुक ऑनर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये शुरुआत से ही मुझे नॉर्मली ट्रीट कर रहा है जब से मैं इस शॉप में आया हूँ। ये जो बंदा है ये कौन है? मुझे लापरवाह होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं इसके ऑरा को नहीं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसकी बॉडी ये पक्का नॉर्मल बंदा तो नहीं है। वो कहता है हाँ मुझे लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने अलग अलग लैंग्वेज को पढ़ा है। क्या तुम इस फील्ड में रिसर्च करते हो? क्या तुम मुझे और कुछ बता सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में हो और तुम्हें प्रॉब्लम ना हो? तो एमसी कहता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने अलग अलग जोना की किताबें पढ़ी है और मेरे पास ऐसी किताबें भी है। वो कहता है कि मुझे पता है जो प्रोफेशनल स्कॉलर होते हैं उन्हें अकेले जीने में ज्यादा अच्छा होने लगता है, लेकिन उन्हें इनकी आदत हो जाती है। पर अगर उन्हें दिख जाता है कोई बंदा उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, उन्हें इन चीज से नफरत है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मैं इन्हें एक लैंग्वेज की किताब दूंगा और वो एक किताब को ऑफर करता है जिसका नाम होता है वेंस हाउंसी। वो कहता है मैं ये किताब को आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। वो सोच रहा है ये है सो कॉल्ड डेविल लैंग्वेज की किताब, क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट में है चाइना में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तुमने कहा था ना तुम बहुत ज्यादा लैंग्वेज को पढ़ते हो, तो ठीक है देखते हैं तुम इसे समझ पाते हो या नहीं। मिस्टर वाइल्ड उस किताब को देखते हैं, वो बहुत चौंक गए होते हैं। उन्हें चौंकने का कारण उनके हाथ में जो चाय का कप होता है वो गिर जाता है। वो इस किताब को देख रहे होते हैं और उन्हें वो किताब डेविल की लग रही होती है। वो काफी हुए कहते हैं डेविल लैंग्वेज। वो कहते हैं ये एक रियल डेविल है। एमसी सोच रहा होता है हाँ ये काम कर गया, मैं औसम हूँ। मिस्टर वाइल्ड कहते हैं ये बहुत ज्यादा रियल है, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? एमसी इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो सोचा था मैंने कैसे बता सकता हूँ, ये किताब मुझे चाइना से मिली है, यहाँ पे तो चाइना नाम का कोई शहर भी नहीं है। इस कारण इसे काउंटर करने के लिए वो कहते हैं ये किताब मुझे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिली है जो कि विलुप्त हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जा सका। मिस्टर वाइल्ड उस बात को नोटिस करते हैं और सोच रहे हैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि बिछड़ चुकी है। वो बहुत ज्यादा दुखी होकर ये बात कर रहा है, यानी कि ये बंदा पक्का ही उस ओल्ड सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा। हालांकि ये बंदा का जो ऑरा है वो बहुत डरावना है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। ये बंदा किस तरह का क्रिएचर होगा? एनसी कहता है कस्टमर मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मिस्टर वाइल्डी कहते हैं मेरा नाम फ्रैंक वाइल्डी है, लेकिन ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? मुझे बताता है मेरा नाम लिन जी है, मैं एक रेगुलर बुक स्टोर का ऑनर हूँ। आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है ओल्ड वाइल्डी। तभी हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। ओल्ड वाइल्डी कहते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे रिसर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पर तुम्हारे बुक का शुक्रिया जो तुमने मुझे दी थी जिसका नाम था डेविल लैंग्वेज। मुझे रिसर्च का एक नया रास्ता मिल गया उसके कारण, लेकिन तब भी मुझे और क्लूज की जरूरत है उस लैंग्वेज को समझने के लिए। एमसी एक नोट में लिख देता है उन्होंने वो किताब लौटा दी है। वो सोच रहा था जो ओल्ड वाइल्डी है वो उस किताब को डेविल्स लैंग्वेज कहते हैं कोई जोर से। इनका जो मजाक करने का तरीका है वो बहुत खराब है, लेकिन मुझे इनके मुंह पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्हें बुरा लग सकता है। और वो कहता है इसका मतलब आपको और भी सारी किताबें चाहिए जो कि इससे सिमिलर हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम 40 साल पहले का सीन देखते हैं। अभी के समय बर्फबारी चल रही होती है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, इसके सफेद बाल होते हैं। वो एक जगह पे पहुंच गया होता है और वो खुश हो रहा होता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान होता है जिसे कुर्सी पे कैद किया गया होता है। हम लोग उसे जाइंट कह सकते हैं। अचानक ही वो कहता है मर जाओ। उसे इतना कहते ही जो सफेद वाला बंदा होता है वो घबराना स्टार्ट करता है। आसपास की जो चीजें होती है वो घूमने लगती है। वो कहता है तो यह पावर है एक मेज की। जो मैजिक कंट्रोल होता है वो लैंग्वेज और शब्दों का ताकत होता है। जो व्हाइट मेज होते हैं वो स्पेस को लिखते हैं। दूसरी तरफ जो ब्लैक मेज होते हैं वो मंत्रों को एन्चेंट करते हैं। और ब्लैक मेज अगर एक बार ब्लैक मेज तुम्हारे सोल के आवाज को सुन ले तो वह अपने लैंग्वेज को बना सकता है और इनडिस्क्राइबेबल लेवल पे पहुंच सकता है। तभी हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। वो जो व्हाइट वाला बंदा होता है वो मिस्टर वाइल्डी होते हैं। वो चौंकते हुए उठते हैं। एमसी कहता है तो आप उसी तरह के बुक को उधार लेना चाहते हैं? मिस्टर वाइल्डी कहते हैं हाँ वो जो बुक है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे पढ़ने में समस्या हो रही है। ऐसा लग रहा है वो किसी एक लैंग्वेज का पार्ट है और दूसरे कल्चर से कनेक्टेड है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे उसके बारे में और अच्छे से पता होना चाहिए, तभी मैं उस किताब को समझ पाऊंगा। एमसी उनकी बातों को सुनता है और सोच रहा है अगर मैं ध्यान से सोचे तो आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, तभी मैं आपके लिए एक परफेक्ट बुक ढूंढ पाऊंगा। मिस्टर वाइल्डी चाय पीते हुए वेट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं जो मिस्टर लिन है वो बहुत ज्यादा स्टेबलेस है और दयालु भी, जैसा वो पहले थे। 2 साल पहले मैं एक फाइट हुआ था कमेने जोसेफ के साथ, उसमें मैंने अपने हाथ को खो दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और बताया मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बुरे ख्यालों को भी बंद कर दिया। वो बहुत अच्छे इंसान है। ये जो मास्टर है वो पक्का ही एक साधु संत से पढ़े होंगे जो कि इनडिस्क्राइबेबल लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब तक 2 साल हो चुके हैं और मुझे आखिर तक क्लू मिल ही गया है उस फॉरबिडन स्पेल का, वो भी इनकी किताब के कारण। मुझे अपने दिल से इन्हें शुक्रिया करना चाहिए जिससे इन्हें पता चल सके इन्होंने मेरे लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लाया है। तभी एमसी जो बुक ढूंढा होता है उसकी नजर अपनी ही बुक पे जाती है जो कि होता है रिचुअल्स एंड फोकलोर्स। वो वही किताब को उठाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बैठ कराया। मिस्टर वाइल्डी करते हैं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एमसी शर्माते हुए उस बुक को आए करता है और कहता है ये बहुत ज्यादा एक बोल्ड मूव होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये किताब आपके लिए बनी हुई है। मिस्टर वाइल्डी उस किताब को लेते हैं और चौंकते हुए
हुए देख रहे होते हैं। एमसी कहता है अगर सही कहो तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस फील्ड में आपको बहुत मजा आएगा। मिस्टर वाइटी उस किताब के कवर को देखे हैं और उस पे राइटर का नाम देखे हैं जिसका नाम लिन जी होता है। वो चौंकते हुए कहते हैं ये आपने लिखी है? एमसी कहता है हाँ ये मेरा ही काम है, मैंने मेहनत से इसे बनाया है। मिस्टर वाइटी सोच रहे थे ये कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जो फेथ है वो तुलसी सोसाइटी की पूजा करते हैं, जो मून है वो चर्च की पूजा करते हैं और जो चर्च ऑफ लेक है वो बड़ी बड़ी दीवारों की पूजा करते हैं। मुझे बस इन तीनों रिलीजन के बारे में पता है। ये तीनों रिलीजन बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक कल्ट जो कि घोर से बड़ा हुआ है मैंने उनके बारे में सुना था। और इतने सारे इविल ऑरा के साथ जो भी बंदा इस किताब को लिखा होगा वो बहुत ज्यादा ही कमीना होगा। क्या ये अपने रिलीजन बनाना चाहते हैं? वो कहता है कि क्या ये आपका रिसर्च फील्ड है रिचुअल्स के बारे में? एमसी कहता है हाँ यह मेरे रिसर्च टॉपिक में से एक था, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। मैंने अपने मन को बदल लिया है और इसके बारे में मेंशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर वाइटी उसकी बातों को सुनते हैं और सोचते थे एक बहुत लंबे समय पहले इन्होंने अपने विचार को बदल लिया। ओह तो ऐसी बात है। एक पावरफुल स्कॉलर जो कि फॉरबिडन टॉपिक के बारे में पढ़ता था उसने अपने विचार को बदल लिया। तो यही वजह है जिस कारण मिस्टर लिन है वो अपने आप को छिपा के रखे हैं। मिस्टर वाइटी कहते हैं ये जो किताब है वो हाथों से लिखी गई है, इसे प्रिंट भी नहीं किया गया अब तक। एमसी कहता है हाँ उस समय एक एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण मैं पब्लिश नहीं कर पाया, तो मैं इसे कॉपी को रख रहा हूँ। वो मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस दुनिया में नहीं आया होता तो मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा टाइटल कमाया होता, या कोई प्रोफेसर होता था, या फिर 6 फॉक्स लॉर्ड से रिलेटेड कुछ होता था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे होते हैं उस बात को सोच के। लेकिन जो मिस्टर वाइटी है वो एमसी को नोटिस कर लेते हैं, जो उसका हाथ कांप रहा होता है, वो घबरा जाते हैं। एमसी कहता है अब हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो मैं आपको यह किताब उधार दे सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह किताब मैंने ही आपको रिकमेंड की है। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यह किताब मुझे दे सकते हैं। वो बंदा कहता है वेल, और मनी मन सोचा होता है ये बहुत कीमती किताब है और मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यह एक अनपब्लिश एक्सपेरिमेंटल वर्क है। वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये किताब दिया है, मैं पक्का है यह काम को पढ़ूंगा। वो सोच रहे होते हैं कि ये जो मास्टर है वो मुझसे क्या चाहते हैं, और हिम्मत जुटा के वो कह भी देते हैं ये किताब बहुत कीमती है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ आपने अपने जीवन को लगा दिया होगा इस किताब को लिखने के लिए, लेकिन आप मुझे इतना कीमती चीज दे रहे हैं एक बूढ़े को जो कि थोड़ा भी यूजफुल नहीं है। मुझे बहुत खराब लग रहा है। और मनी में सोच रहे हैं क्या ये मुझे एक सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं। ऐसी दूसरी तरफ सोच होता है जो ओल्ड वाइल्डी है वो सही में बहुत दयालु है। आप इस किताब में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जब आपको पता चला कि इसकी एक ही कॉपी है तो आप मुझे रीअश्योर कर रहे हैं। एमसी उन्हें कंधों पे हाथ रखा है और कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ओल्ड वाइल्डी, मैं श्योर हूँ इस किताब की तभी पता चलेगी जब कोई इंसान इसे पढ़ेगा। अगर आप इसे पढ़ेगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने अच्छी किताब लिखी है। और जहाँ तक रही इस बुक की बात, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अभी के समय मेरे पास इसका जंगल है, मैं जितना चाहूँ उतना रिप्रिंट करा सकता हूँ कभी भी। जो ज्ञान होता है वो मेरे दिमाग में है, जिसे कभी भी नहीं चुराया जा सकता है। चुराया जा सकता है तो वह सिर्फ पैसा और फेम है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब फालतू की चीजें हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ओल्ड वाइल्डी, जो ओल्ड वाइल्डी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी जो मिस्टर वाइल्डी होते हैं वो उस किताब को ले लेते हैं। एमसी उन्हें देखता है और सोच जाता है कि बहुत बढ़िया बात है, जो मिस्टर वाइल्डी है उन्होंने उस किताब को ले लिया है। ये मेरा लास्ट टेलिंग का सोल का, जैसा कि एक बूढ़े इंसान से सोचा गया था जिसे पूरी दुनिया ने नकार दिया है। तुम्हें पक्का ही फेम और पैसों की जरूरत पड़ती होगी अपने दिल को भरने के लिए, लेकिन इस तरह जो माइंडसेट होता है वो बूढ़े आदमी के लिए एक रोग की तरह होता है जो तुम्हारी सेहत को भी खराब कर सकता है। मुझे आशा है आपने इस अपॉर्चुनिटी से कुछ सीखा होगा और आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको लोगों से और पास आना चाहिए। तो ये कैसा रहा ओल्ड वाइल्डी? फिर हम लोग ओल्ड वाइल्डी को देखते हैं जो कि एमसी की बातों को कुछ अलग ही तरीके से समझे होते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं समझ चुका हूँ, आपकी टीचिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोच रहे होते हैं कि जो फेम और पैसा है वो एकदम फालतू है, ये मुझे वार्न करना चाहते हैं कि मैं इनके बारे में किसी को भी नहीं बताऊं। एमसी कहता है आपने सही समझा होगा, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप इस बुक को किसी और को भी रिकमेंड करेंगे। ओल्ड वाइल्डी कहते हैं ओ मैं समझ चुका हूँ, मैं अपना बेस्ट करूंगा। वो वहाँ से उठते हैं और कहते हैं मिस्टर लिन चाहते हैं मैं प्रमोट करके इनके पैसे को पे करूँ, मैं इनके काम को और फैलाऊं। अगर मुझे इनके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले सभी चीज को पढ़ना होगा, नहीं तो ऐसे ही मैं पब्लिश कर दूंगा, सभी को इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा जो कि खराब है। मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगा, उसका सभी को अपने मुंह से बताऊंगा, जिससे किसी को भी नहीं पता चलेगा ये चीज किसने लिखी है। मुझे बहुत सतर्की रखनी होगी। फिर वो उस किताब को कहीं पे रख लेते हैं और एक चीज को निकालते हैं। वो कहते हैं आपका गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सालों से गाइड किया है, ठीक है मैंने ग्रेटिट्यूड के तौर पे ये चीज है गिफ्ट। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। और मुझे पता है वहाँ पे एक स्टैचू होता है। एमसी उसे देखता है और ये गारगोयल है। अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, जो गारगोयल होता है वो एक स्टैचू होता है जो बहुत रियलिस्टिक दिख रहा होता है, जिसमें से पानी भी निकलता है, यानी फाउंटेन के तौर पे, या आप बिल्डिंग के टॉप पे लगा सकते हैं सजावट के लिए। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं हाँ ये इतना भी कीमती नहीं है, आप इसे रख सकते हैं, जितना आपने मेरे लिए किया है वो तो बहुत ज्यादा है इसके मुताबिक, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो सोच रहे होते हैं कि ये गारगोयल मुझे टीचर ने दिया था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा ही कहा था, ये बहुत अच्छा है, एक मैजिक रेसिस्टेंस है, इसकी चमड़ी मोटी है, इसके जो दांत है और जो पंजे है वो एक रेजर की तरह साफ है, ये मर्डर इंटेंट को खुद पहचान सकता है। अगर कॉम्बैट बाय कंपेयर किया जाए तो ये एक इलाइट नाइट से कम नहीं है। एमसी उस
स्टैचू को लेता है और सोचता है आप सही में बहुत दयालु है ओल्ड वाइल्डी, आप कैसे कह सकते हैं ये इतना कीमती नहीं है, ये बहुत कीमती है, इस पे बहुत अच्छे से काम किया गया है, ऐसा लग रहा है ये जिंदा है। और मैं इसे प्राइस के बारे में नहीं बात करूँ तभी भी ये टोकन के तौर पर कीमती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह बुरी शक्तियों को भी दूर भगा सकता है, ये मुझे ओल्ड वाइल्डी की तरफ से मिला है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो कहता है इसका जो आर्ट वर्क है वो बहुत अच्छा है और मुझे सूट कर रहा है, मैं आपके अगले गिफ्ट को बहुत ज्यादा उत्सुकता से देखूंगा। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आपको ये गिफ्ट पसंद आया है। वो सोच रहे थे हाँ ये बात सही है, जो गार्गोयल है वो इतना भी कीमती नहीं है, जो इंसान इतना कीमती बुक लिख सकता है उसके लिए ये गार्गोयल कुछ भी नहीं है, वो हजारों ऐसे गार्गोयल खरीद सकता है। मिस्टर लिंक सही में बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट भी कर दिया और मेरे दिल को ठेस भी नहीं पहुंचाया है। वो अपने हैट को ठीक करते हुए कहते हैं मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगली बार मैं इससे अच्छा तोहफा लाऊंगा जो आपको सेटिस्फाई कर सके। और मनी मन सोच रहे हैं वो तोहफा एक इनडिस्क्राइबेबल लेवल के लिए वर्दी होगा। एमसी कहता है हाँ मुझसे अब सब नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा वेट करूंगा, तो अगली बार मिलते हैं। और ये करके जो मिस्टर वाइल्डी है वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो वहाँ से चले जाते हैं एमसी अपने शॉप को बंद कर देता है और वो उसी स्टैचू को देखने लगता है और वो सोचने लगता है जो ओल्ड वाइल्डी है क्या वो इसका दूसरा जोड़ा लाना चाहते हैं जिससे मैं पेड़ बना सकता हूँ, क्या ये एक मेल है या फीमेल है। और वो उस मूर्ति को देखने लगता है। वो कहता है वाओ इसे ध्यान से देखूं तो ये सही में डरावना है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मुझे अब बेड पे जाके आराम करना चाहिए, सब कुछ अब मैं कल देखूंगा। काम पे अगर अच्छा एटीट्यूड रहे तो तुम्हारे जीवन में लक आता है। और वो वहाँ से जा रहा होता है तो इसकी नजर अपने डेस्क जाती है जहाँ पे एक इंक गिरा होता है। एमसी ध्यान से देखता है वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा होता है जिसपे लिखा होता है लॉन्ग टाइम नो सी। एमसी उस टेक्स्ट को देखे बहुत डर जाता है। वो कहता है तो ये तुम हो। हमारा जो एमसी होता है वो उससे बात करना स्टार्ट करता है। वो कहता है तुम, और मनी मन सोचना स्टार्ट करता है तुम ही थे ना जिसने मुझे इस अजीब से दुनिया में भेजा है और आज पूरे 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे बात नहीं की है। फिर वो कहता है तुम यहाँ पे आए हो इसका मतलब ये है कि मुझे अब अपने प्राइस को पे करना होगा, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो सोचने लगता है ये यहाँ पे आया है तो ये मेरे से फ्रेंडली ही होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ बकवास बातें करेगा, ये कुछ अजीब सी चीजें कहेगा जो मैं नहीं कर सका हूँ। फिर इसके टेबल पे लिखा जाता है तुमने अपना प्राइस को पे कर दिया है, इसी कारण मैं यहाँ पे अवेकन हुआ हूँ। एमसी उसे देखता है वो चौकी रहा होता है तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है। वो कहता है इसका मतलब मैंने जो ओल्ड वाइल्डी को अपना बुक रिकमेंड किया है ये उससे रिलेटेड हो सकता है, मुझे बताओ। उस टेबल पे लिखा था यस। एमसी देखता है और कहता है तो बस तुम यही चाहते थे मुझसे करवाना, क्या कोई मेरे बुक को रिकमेंड करेगा तो मेरा प्राइस पे होता रहेगा और इससे तुम्हें फायदा होने वाला है। उस टेबल पे लिखा था हाँ ऐसा ही मेरा फायदा होने वाला है, तुम ऐसे ही मेरे प्राइस को पे करोगे। एमसी कहता है अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने तुम्हारे प्राइस को पे कर दिया है। इस बात को सुनकर जो क्रिएचर होता है वो वहाँ से चला जाता है। एमसी अपने डेस्क की ओर ही देख रहा होता है। फिर हम लोग बाहर के नजारे को देखे हैं, एक बंदा बैल्कनी से किसी चीज पे नजर रख रहा होता है। वो अपने कॉल को मिलाता है और कहता है सर मैं जैक बोल रहा हूँ, मैंने नोकिन स्ट्रीट पे कुछ अजीब नोटिस किया है, यहाँ पे ब्लैक स्कर्ट फेसलेस वाइल्डी है, साथ ही साथ उसने लगभग 1 घंटे बिताया है एक बुक स्टोर में जो कि नॉर्मल दिख रहा है। इससे मुझे काफी शक हो रहा है वो जो बुक स्टोर है वो ब्लैक मेज का इकट्ठा होने का इलाका होगा। फोन की दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कहता है क्या एक इकट्ठा होने वाला जगह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके सर जोसेफ को देता हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा डिटेल दो और जल्दी वहाँ से लौटाओ, वहाँ पे तुम्हें खतरा हो सकता है। वो बंदा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया हूँ। तभी उसके पीछे ओल्ड वाइल्डी आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे एक चूहा है जो कि बहुत बहादुर भी है। इस बात को सुनकर जो स्पाई होता है वो चौंक जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं, वो अचानक से पीछे मुड़ता है, वो पीछे मुड़ नहीं पाता। तभी जो ओल्ड वाइल्डी होते हैं वो उसके सर पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं मर जाओ और अपना अटैक यूज करते हैं जिससे जो स्पाई होता है वो मर जाता है। फोन में से आवाज आ रही होती है लो क्या हुआ मुझे बताओ। ओल्ड वाइल्डी उस फोन को अपने पैरों से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस जगह पर स्पाई करो, मैंने तुम पे दया दिखा दी मारकर, मैंने तुम्हें इससे बड़ा भुगतान करना पड़ता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एक डायरेक्टर ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं। एक बंदा डोर को नॉक कर रहा होता है। वो बाहर से कहता है सर नाइट मुझे आपको कुछ अजीब सा चीज रिपोर्ट करना है। सर नाइट अपने चश्मे को उतारते हैं और कहते हैं क्लॉड तुम अंदर आ सकते हो। हम देख पाते हैं जो सर नाइट है उनका एक हाथ मैकेनिकल आर्म होता है। सर नाइट की बातों को सुनकर जो क्लॉड होता है वो ऑफिस में एंटर कर जाता है और दरवाजे को बंद करता है। सर नाइट कहते हैं क्या मैजिक मिरर के प्यादे के साथ कुछ हुआ है या उन हंटर्स के साथ या नॉकिंग टेस्ट में रहने वाले कीड़ों के साथ कुछ हुआ है, मुझे बताओ। अगर ये सब उनके बारे में नहीं है तो मैं बता दूं मैं अपने रिटायरमेंट लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनके सर को कुचलना है अपने हाथों से। वो सब एक मॉन्स्टर है और एक जोरदार पंच वो अपने डेस्क पे मारते हैं जिससे जो डेस्क होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है। क्लॉड घबराया हुआ होता है। वो कहता है सर प्लीज आप अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, आप कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक हो रहे हैं, आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सर क्लॉड कहते हैं हाँ तो क्या, मुझे बताओ कौन सा इन्फॉर्मेशन है, क्या तुमने दरवाजे को अच्छे से बंद किया है। इस बात को सुनकर जो क्लॉड होता है वो पूरी तरह से डर गया होता है। वो कहता है सर मुझे माफ कर दीजिएगा ये एक नया केस है। नाइट सर कहते हैं एक नया केस, ओह मुझे बताओ वो क्या केस है जो कि उन जंगली कुत्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉड बताना स्टार्ट करता है हमारा एक स्पाई 23rd नॉकिन स्ट्रीट पे मॉनिटरिंग कर रहा था जहाँ पे अभी हंटर्स बहुत ज्यादा ही एक्टिव है और मारे जा रहे हैं। उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वाइल्डी आया था जो कि बहुत पहले ही मारा गया है। इस बात को सुनकर जो सर क्लॉड है वो चौंक गए, वो अपने दांत को पीसते हैं और कहते हैं कौन। क्लॉड बताना स्टार्ट करता है फ्रैंक वाइल्डी एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मैथ जिसे ब्लैक स्केल फेसलेस से भी जाना जाता है। वो बैटल ऑफ व्हाइट हिल्स के बाद गायब हो गया, 2 साल हो गए हैं। हम लोग ने उसके ऊपर बाउंड्री भी रखी थी लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया। हम लोग को लगा वो मारा गया है और जैसे ही हम लोग उस पर विश्वास करना स्टार्ट किए हमें यह खबर मिलती है। सर नाइट बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं नेचुरली
मुझसे अच्छा कोई भी उस कीड़े को नहीं जानता है। तो वो आखिरकार अपने बिल से बाहर आ ही गया। वो अपने हाथ को आगे उठाते हैं और कहते हैं ऐसा सोचना कि वो नौकिन में होगा, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था। मैं अब उसके पास जाऊंगा और उसके सर को फोड़ दूंगा, फिर उसके खोपड़ी को मैं रखूंगा अपने हाथों में और उसे ब्लास्ट कर दूंगा। फिर वो क्लॉड से पूछता है वो 23rd स्ट्रीट में कर क्या रहा था। क्लॉड बताता है कि ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और वाइल्डी ने हमारे स्पाई को मार भी दिया था। हम लोग को बस इतना पता है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर में गया था और उसने 1 घंटे बिताए थे। शायद उसने कोई बुक को बोरो किया होगा या परचेज किया होगा। सर वाइल्डी गुस्से में आते हैं और कहते हैं एक ब्लैक मेज जो कि वर्ड्स को यूज करते हैं पहाड़ के सोर्स के लिए, वो एक किताब को खरीदेगा, ये कैसी बकवास है। जो बुक स्टोर है उसके बैकग्राउंड को चेक किया तुमने? क्लॉड बोलता है ये सर हमने किया। वो जो बुक स्टोर है वो एशली मर्चेंट ग्रुप का एक ब्रांच है, इसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बुक स्टोर को खुले हुए 3 साल हो गए हैं और इसका अच्छा रेपुटेशन है, हालांकि इसमें बहुत कम ही कस्टमर्स जाते हैं। सबसे अजीब चीज ये है कि उस बुक स्टोर का जो ऑनर है वो लोकल नहीं है, वो कहीं और से आया हुआ है। हमें उस पर पहले शक हुआ था कि ये जगह ब्लैक मेजर्स के इकट्ठा होने वाली जगह होगी, लेकिन हम लोग इस बारे में श्योर नहीं है। नाइट सर कहते हैं तुम किस बात से श्योर नहीं हो? क्लॉड जवाब देता है कि सर जो एश मर्चेंट ग्रुप है वो उसके पीछे है, वो सब रूट से बिलोंग करते हैं और वे सब नेचर और फॉरेस्ट को मानते हैं, वो कभी भी ब्लैक मेजर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन बातों को सुनकर जो सर नाइट होते हैं वो अपने मुट्ठी को गुस्से में बंद करते हैं। इस चीज को क्लॉड नोटिस करता है और वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। सर अगर हम लोग कोई भी मूव चलेंगे अचानक से तो हम लोग एशली मर्चेंट ग्रुप के इमेज को हर्ट करेंगे। इसके रिजल्ट में जो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर है वो रिटेलिएट कर सकते हैं। हमें सतर्की से कोई भी कदम को चलना चाहिए। सर नाइट अपने हाथ को दीवार पे मारते हैं और कहते हैं वो कमीने जो कि सेल्स को खाते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिला रहे हैं। पुराने मनी मन सोच रहा होता है जो रूट्स है वो सेल्स को नहीं खाते हैं, ये कितने अजीब बात बोल रहे हैं। तभी सर नाइट पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? तुम्हें लग रहा है ना मैं बहुत ज्यादा अजीब बोल रहा हूँ, है ना? इस बात को सुनकर जो क्लॉड होता है वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। ओके नो सर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ आपके बारे में, वो बहुत महान है। तभी जो सर नाइट होते हैं वो दौड़ते हुए क्लॉड के पास आते हैं, उनकी बॉडी में से ऑरा निकल रहा होता है। क्लॉड इस चीज को देख के डर गया होता है। सर नाइट कहते हैं मैंने तुमसे पूछा हमारा जो नाइट ऑर्डर है वो किस मिशन के लिए है, मुझे बताओ। क्लॉड डरते हुए बताता है हमारा जो नाइट ऑर्डर है वो इविल को और बुरे लोगों को खत्म करने के लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में शांति लाने के लिए है। सर नाइट कहते हैं मगर ऐसी बात है तो हम लोग कोई भी बुरे काम को सह नहीं सकते हैं, हमें सब कुछ को खत्म करना होगा और शांति को वापस लाना होगा। वाइल्डी एक बुक स्टोर पे रुका था वो भी 1 घंटे के लिए, तुम्हें सही में लगता है वो अंदर जाके बैठा होगा और बात किया होगा या एक बुक को पढ़ा होगा और चाय पिया होगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हुआ है। सर नाइट आगे कहते हैं कि मेरे प्यारे डिसाइपल क्लॉड क्या तुम्हें सही में लगता है जो इविल ब्लैक मेज है वो वहाँ पे जाके बुक को परचेज करेगा, ये बुक को पढ़ेगा? अगर तुम्हें सही में लगता है ऐसा तो मैं तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा ही जोर से किक मारूंगा। क्लॉड घबराते हुए कहता है लेकिन सर जो एशली ग्रुप है वो हमें फंड करती है, वो भी 40% तक, आपको सोचना चाहिए। इस बात को सुनकर जो सर नाइट का गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और उनके बीच में बहुत लंबे समय तक सन्नाटा होता है। अचानक ही जो सर क्लॉड होते हैं वो अपने कोट को पहनते हैं और कहते हैं ठीक है मैं वहाँ खुद से चेक करने के लिए जाऊंगा और पता लगाऊंगा वो जो बुक स्टोर है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर है या नहीं। क्लॉड कहता है ठीक है सर और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तब हमें अलग अलग रूम का डायरेक्शन को दिखाया जाता है, जैसे कि ब्रीफिंग रूम, ट्रेनिंग रूम, बैटल रूम, लॉजिस्टिक। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी बड़ी है। वो जैसे जैसे बाहर जा रहे होते हैं बहुत से लोग बोल रहे होते हैं गुड आफ्टरनून सर, दूसरा आदमी बोलता है सर रेडी नाइट, एक और आदमी बोलता है सर आपने अच्छे से खाना खाया है ना, आपको मेरी तरफ से ग्रेटिंग है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा आदमी भी होते हैं, वैसे तारीफ किए जा रहे होते हैं सर नाइट की क्योंकि वो एक हाई पोस्ट के आदमी है। वो कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। उन सभी की बातों को सुनते हुए सर नाइट है वो लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर का बटन को दबा देते हैं। जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तब हम देख पाते हैं सर नाइट के हाथों में एक पेपर होता है, उस पेपर को देखे जा रहे होते हैं। वो हमारे MC लिंजी का पेपर होता है, उसमें उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सर नाइट उसे देखते हैं और कहते हैं मैं पर्सनली तुम्हें मिलने आऊंगा, चलो देखते हैं तुम किस तरह के इंसान हो। तभी अचानक ही जो सर नाइट है उनके बॉडी के साथ कुछ होने लगता है, वो अपने एक आंख को पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं ये मुझे हो क्या रहा है, मैं दोबारा से हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्यों? तभी अचानक ही उनके सामने एक स्वॉर्ड आता है, वो कहते हैं मैजिक स्वॉर्ड कैंडेला का कर्स दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। उन्हें लग रहा होता है वो पानी में डूबे जा रहे हैं, कुछ टेंटिकल्स उन्हें खींच रहा होता है। वो अपने हाथ को आगे की ओर करते हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। अचानक ही हम देखते हैं वहाँ पे एक सोल्जर आ गया होता है जो कि एक एल्फ होती है और उसने एक आर्मर को पहना होता है, वो भी सन नाइट को नीचे की ओर धक्का दे रही होती है। सन नाइट धीरे धीरे करके उस पानी के गहराइयों में जा रहे होते हैं। फिर अचानक ही उनकी आंख खुलती है, हम देखते हैं कि वो वही गलियों में होते हैं जहाँ पे MC की लाइब्रेरी होती है। वो जोर से सांस लेते हैं, तो आखिरकार मैं यहाँ पे आई क्या? ऐसा लग रहा है मैं आज उस बुक स्टोर पे नहीं जा पाऊंगा। स्वॉर्ड कैंडेला का कर्स है बहुत ज्यादा ही अजीब है और जो ओरिजिनल ओनर है वो मारा जाता है तो वह एक कर्स को कैरी करते रहता है जो कि किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। सिर्फ पावरफुल और अच्छे नाइट ही इसे संभाल सकते हैं। मैं अगले बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि इसे कैरी कर सके। सबको क्या लगता है रेडियो नाइट माई एस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है और वह बारिश में कहीं जा रहे होते हैं। फिर हम दूसरी जगह नजारा देखते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बॉडी पड़ी होती है और उनके हाथ और पैर बहुत अजीब तरह से कटे होते हैं। एक आदमी उन सब चीजों को देख रहा होता है और कहता है कितना ज्यादा सरप्राइजिंग है, इन्होंने पूरा मैस फैला दिया है। हम देखते हैं वो बंदा व्हाइट
व्हाइट वुल्फ का लीडर होता है जिसका नाम है हेलिक्स। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है उन सब ने यंग लेडी को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया है। आफ्टर ऑल वो एक सेकेंड इन कमांड है, वो इतना ज्यादा कमजोर तो नहीं होगी। उसको फेस करने का मुझे नहीं लग रहा है तुम्हारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स है वो थोड़ा भी काम करेंगे। उन सब के अंदर डर बैठ गया होगा। फिर अचानक ही उसके पीछे कोई आता है। वो बंदा कहता है कास्पर। फिर हम वही लेडी को देखते हैं जो कि आग को देख रही होती है। हम देखते हैं ये व्हाइट वुल्फ की फॉर्मर सेकेंड इन कमांड थी जीसू। बहुत सारे सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं मर जाओ, तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन जो जीसू होती है वो थोड़ा भी नहीं हिलती है और उसके जितने भी एनिमीज होते हैं वो सब मर जाते हैं। वो पीछे मुड़ती है और कहती है मैक्स अभी का सिचुएशन कैसा है। मैक्स बताता है मैडम मैंने कंफर्म कर लिया है, जो हेलिक्स है वो मैजिक मिरर का एक प्यादा है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और सभी हंटर्स को मारना स्टार्ट कर दिया है। वो थोड़ा भी रहम नहीं दिखा रहा है किसी पर भी। जो जीसू होती है उसके हाथ कांपे होते हैं। वो कहती है तो ये वही था। तो मैक्स नीचे जंप करता है और कहता है मैम हम लोग को आउट नंबर कर लिया गया है, हम लोग की संख्या कम है। और जो हेलिक्स है उसने थर्ड इन कमांडर कैस्पर के साथ हाथ मिला लिया है और अपनी संख्या को बढ़ा दिया है। मुझे डर लग रहा है हम लोग जल्दी खत्म हो जाएंगे। तभी दूसरी लेडी वहाँ पे आ रही होती है और कहती है जो हेलिक्स है वो काफी ताकतवर है और वो व्हाइट वुल्फ के पैनिकी से बहुत ज्यादा क्लोज भी है। मुझे लग रहा है कैस्पर ने बहुत सारे हंटर को ट्रेन किया है आज ही के दिन के लिए। वो सब इस चीज को बहुत पहले से प्लान कर रहे हैं, मुझे इन सब बारे में पता ही नहीं था। वो कहती है एक वाला रीजन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, इसका ये है कि वो बंदा इस सब चीजों को प्लान करा था। मुझे इस बंदे से नफरत है। जीसू कहती है काई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुमने अपने कपड़ों को नहीं बदला है और सभी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया। मैं यहाँ पे बच के नहीं आ पाती था, अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ पे सलामत हूँ, इसका रीजन तुम ही लोग हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को सुनते बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती है मैडम काई देख रही होती है ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे नहीं पता है वो किस दौर से चली है, लेकिन जब से ये रिटर्न आई है वो टेंटेड ब्लड के साइड इफेक्ट को सप्रेस कर सकती है। एक नॉर्मल हंटर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये प्योरेस्ट फॉर्म है डिस्ट्रक्शन का जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक और आदमी बोलता है गॉडेस हेलिक्स वो सब ताकतवर है लेकिन तभी भी वो सब थोड़ा भी पैनिक का सामना नहीं कर सकते हैं। तुम एक रियल पैनिकी हंटर हो, जैसे ही तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगी तो इसे फर्क नहीं पता है हेलिक्स कौन है ये कास्पर कौन है, वो सब घुटनों पे आ जाएंगे। हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है ब्रैड रियान। ये व्हाइट वुल्फ का इंटेलिजेंस होता है। जीसू अपने आप को शांत कर रही होती है। वो सोच रही होती है ये ठीक है तुम्हें ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहिए जिससे तुम्हारा ही भला हो, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। लेकिन हम पीछे देखते हैं जो काय होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है ये बंदा इस बंदे से मुझे नफरत है, ये यहाँ पे आया ही क्यों है। मैक्स उसे शांत किया जा रहा होता है। जीसू पे गर्दन पे लगे हुए मार को देखती है। वो कहती है एटलीस्ट मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, इस गर्दन पे जो लॉयल्टी का रून है वो मुझे विश्वास दिला रहा है। काय और मैक्स भी माइंड करप्शन से बच पाए हैं मेजर मैजिक के प्यादों से। ये सब हुआ है उस ड्रीम के कारण जो कि व्हाइट मेज ने खा किया था। तभी जीसू कहती है हम लोग टेंटेड ब्लड को पोजेस करते हैं जो कि क्रूल बीस्ट को खत्म करने में मदद करेंगे। यही रास्ता हम लोग ने चुना है और यही रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कभी भी इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस बात को सुनकर जो मैक्स होता है वो कहता है मैम मैं समझ गया हूँ। क्या कहती है मैडम हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है, वो सब बहुत ज्यादा ही संख्या में है और हमारी संख्या कम है। लेकिन जो स्पाई होता है वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी जीसू कहती है ठीक है अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे रुके कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये हमारा आखिरी बैटल होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर हम लोग चर्च गेट के बाहर का सीन देखते हैं। बाहर से जो चर्च गेट होता है उसे एक स्टिक के द्वारा काट दिया जाता है और वे सब अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही सामने हम लोग एक बंदे को देख पाते हैं जो कि खड़ा होता है। तो पास से हमें दिखाया जाता है तो हम देख पाते हैं वो जो बंदा होता है उसके आर पर एक सिकल गया होता है, उसकी बॉडी में से ब्लड निकला होता है और ये बंदा थर्ड इन कमांड होता है व्हाइट वुल्फ का जिसका नाम है कैस्पर। काय पूछती है कैस्पर क्या ये तुम हो, मुझे बताओ हेलिक्स कहाँ पे है। कैस्पर हंसता है जैसे कुछ चीज को नोटिस करती है और कहती है यहाँ पे कुछ तो गलत है, क्या ये हो सकता है। वो कैस्पर के कंधों पे हाथ रखती है। जैसे वो कैस्पर के कंधों पे हाथ रखती है वो जो कैस्पर होता है वो और जोर से हंसना स्टार्ट करता है। वो पागलों की तरह हरकत करना स्टार्ट कर देता है। जीसू पीछे मुड़ती है और कहती है मैक्स जल्दी से मुझे सिरिंज दो। मैक्स अपने कपड़े में से सिरिंज को निकालता है और जीसू को दे देता है। जीसू जल्दी से उस सिरिंज को लेकर कैस्पर के बॉडी में मारती है। वो सिरिंज उसके बॉडी में जा ही पता तभी हम देख पाते हैं जो कैस्पर होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसके दांत नोकीले होने लगते हैं, उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा ही बाल आने लगते हैं। जीसू पूछती है बताओ हेलिक्स कहाँ पे, क्या उसने मैजिक मिरर के प्यादों को ले लिया है और यहाँ से चला गया है, मुझे बताओ। कैस्पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो मुश्किल से कहता है हमारे जो होलीनेस है वो यहाँ पे आएंगे और इतना कहते ही उसकी बॉडी में से बहुत सारे टेंटेकल्स निकलते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। जीसू चौंकते हुए उसे देख रही होती है जो कि यहाँ पे उसके आंखों के सामने हुआ है। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा होता है ये हुआ तो हुआ क्या है। वो गुस्से में दीवार पे अपना हाथ को मारती है और कहती है पैमिट। मैक्स से जीसू को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है मैम हम लोग हेवुड से सीधा क्यों नहीं पूछ लेते हैं, वो हाउस मेस से है तो ऐसा नहीं लग रहा है वो हमें मना भी करेगा। जीसू कहती है इसकी जरूरत नहीं है, काई मैक्स के साथ इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करो। काई कहती है ठीक है मैम। फिर जीसू कहती है रियान तुम मेरे साथ आओगे। रियान कहता है कहाँ पे। जीसू कहती है 23rd स्ट्रीट। तभी हम देख पाते हैं कि हमें एक चाय का कप दिखाया जाता है और आपको पता है जब चाय का कप दिखाया जाएगा तब कौन यहाँ पे एंट्री करेगा। हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि चाय पीते हुए बुक को पढ़ रहा होता है। वो सोचता है एक और दिन जब से ओल्ड वाइल्डी और यंग लेडी जी यहाँ से गई है तब से एक भी कस्टमर यहाँ पे नहीं आए हैं और आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। वो चाय की एक सिप लेता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो शुक्रिया है उस ब्लैक लेडी का जिसने मुझे यहाँ पे फंड किया है, उनके ही कारण ये जो बुक स्टोर है वो चल रहा है। उन्होंने पूरे बुक स्टोर को फाइनेंस किया है, साथ साथ मुझे एक टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट भी दिया है। मैं आशा करता हूँ मैंने उन्हें जो बुक रिकमेंड किया होगा वो उनके लिए मददगार होगा। और हम देख पाते हैं एफसी ने जो उन्हें बुक दिया होता है वो होता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, यानी कि वो
बहुत ज्यादा ही वायलेंट होगी और ऐसा लग रहा है बाद में इस कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि कौन ऐसा आदमी है जो कि एमसी के बुक स्टोर पर फंड किया जा रहा है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा ही पावर मिली होगी। मैं सोचता है, मुझे नहीं पता है स्कूल वायलेंस कितना ज्यादा ड्रामना होगा, लेकिन तभी भी उनके लिए वो बुक काफी होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन भी कोई भी कस्टमर नहीं आने वाले हैं इस खराब मौसम के कारण। मुझे अब ऐसे तरीकों को ढूंढना होगा जिससे मैं अपने बुक को और भी ज्यादा शेयर कर सकूं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ जो यंग लेडी जी है वो दोबारा यहाँ पे आएगी। तभी जो बेल होता है वो बजता है। एमसी सामने को देखा और कहता आपका स्वागत है। हम लोग देख पाते हैं जो यंग लेडी होती है वो वहाँ पे आ गई होती है। जीजू कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर लिन। एमसी उसे देख रहा होता है और मिस जी आप वापस आ गई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो मनी मन सोच रहा था मैंने शैतान का नाम लिया और शैतान यहाँ पे आ गया है, क्या ये सही है मेरी दुकान के लिए? आज शायद बहुत सारे कस्टमर भी आ सकते हैं। ये जो यंग लेडी है वो मेरे खजाने की चाबी है, मुझे अपना बेस्ट करना होगा। फिर वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों 3 दिन में ही मिल जाएंगे वापस। आप मेरे पहले कस्टमर हैं जो कि इतनी जल्दी मुझसे मिले हैं इतने कम समय में। जो यंग लेडी होती है वो सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है मैंने मिस्टर लिन को डिसअपॉइंट कर दिया है। मुझे उनका गाइडेंस मिला लेकिन तभी भी मैं अपने केस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई और मैं दोबारा से इनसे मदद मांगने के लिए आ गई हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सबसे फालतू कस्टमर हो गई इनकी। तभी उसकी नजर एक मूर्ति पे जाती है। वो सोच रही होती है ये एक मेज गार्गोयल है, ये थोड़ा भी हिला नहीं है, लेकिन इसका जो ऑरा है वो काफी डरावना है। मुझे ये बहुत दूर से ही महसूस हो रहा है। हालांकि ये एक नॉर्मल पर्सन होने का नाटक कर रहा है, लेकिन तभी भी वो एक मेज गार्गोयल को दिखा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या ये मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे माफ कर रहे हैं? शायद मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ एक बच्चे की तरह। ये मेरे बारे में कितने ज्यादा सोचते हैं, मुझे इन्हें निराश नहीं करना चाहिए। और वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। तभी जो स्पाई होता है वो भी एंटर करता है। वो कहता है बॉस क्या आप मुझे यहाँ पे लाई है, एक बुक स्टोर और एक नॉर्मल पर्सन। तभी जो लिंजी होता है वो कहता है मिस जी ये बंदा कौन है जो आपके साथ है? मिस जी बताती है ये मेरा एक सबऑर्डिनेट है और ये मेरा बहुत ज्यादा ही रॉयल है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी सोचता होता है कितना बुरा हुआ इस लड़की के साथ, ये इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई उस बास्टर्ड के कारण, जिससे किसी भी आदमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसे रॉयल्टी सब का यूज करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये रुक रहा है और सोच रहा होता रुको क्या इसने अपने आप से बदला लिया है? जैसा कि मैंने कहा था इसे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत थी ना, लेकिन इसने मुझसे कहा मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। ऐसा लग रहा है ये फेल हो गई है जो ये करना चाहते थे। क्या ये हो सकता है? फिर वो कहता है तुम फेल हो गई हो है ना। वो लड़की सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था, जो शॉपकीपर है उन्हें पहले से सब कुछ पता है। वो बताना स्टार्ट करती है हाँ मैं फेल हो गई हूँ, वो यहाँ से चला गया है और मुझे नहीं पता है वो कहाँ गया है। मैंने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा और न्यूज में भी पब्लिश किया उसके नाम को, लेकिन तभी भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। एक्चुअली मैं उससे 2 दिनों से फाइट कर रही थी जब से मुझे आपकी टीचिंग मिली है। मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी और बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। कल ही लगभग 5 घंटे ब्रूटल बैटल हुई थी हम दोनों के बीच में। मैंने उसके बेस को भी बर्बाद कर दिया था और उसे बहुत ज्यादा ही प्राइस को पे करना पड़ा। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो पहले ही भाग चुका है अपने एक साथी को छोड़कर जो कि एक डिस्ट्रक्शन में काम कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया है। मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था ये बहुत ज्यादा स्मूथली जा रहा है, कोई भी चीज मेरे प्लान के हिसाब से नहीं जाता है। मुझे माफ कर दिया मिस्टर लिन, मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हुई थी। एमसी कहता है नहीं इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और वो एक चाय का सिप लेता है। वो सोच रहा था यहाँ चल क्या रहा है, ये अभी रोमांस फाइटिंग के बारे में बात क्यों कर रही है? जैसा कि कहा जाता है जो लव है वो एक शॉपिंग की तरह है और शॉपिंग फाइटिंग की तरह है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं लॉजिकली लव एक फाइटिंग ही है जहाँ पे जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो यंग लेडी है वो बिजनेस वर्ड्स का यूज कर रही है, इसी के अंदर बहुत ज्यादा वियर्डली इन सभी चीज को डिस्क्राइब कर रही है। हाँ अब सब कुछ सेंस बना रहा है। इसने उस बास्टर्ड से 3 दिनों तक बहस की होगी और आखिर में उन्हें समझ में आया होगा वो बहुत ज्यादा ही कमीना है, लेकिन वो बंदा वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया होगा और वहाँ से निकल गया होगा। वो पहले से प्रिपेयर था, उसने अपने पार्टनर को छोड़ दिया एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे और मिस जी के पैसों को लेकर भाग गया और अपने चाय को कप में डालता है और कहता है ओ अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ। मिस ली कहती है आपको क्या लगता है? पीछे जो स्पाई होता है वो सभी बात को सुन रहा होता है। वो बहुत ज्यादा चौका होता है एमसी को देखते हुए। वो कहता है क्या चल क्या रहा है? हम कुछ देर पहले का सीन देखे हैं जहाँ पे वो किसी से बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है तुमने क्या कहा? जो ब्लैक स्केट ब्रेसलेट है वो नौकरी में मिला है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास कैसे आई मुझे बताओ। वो जो स्पाई होता है वो कहता है क्या तुम मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं कर रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है नहीं ऐसा कभी भी नहीं है, मुझे तुम पे बहुत विश्वास है रियान, तुमने ऐसा काम कर दिया है जो कि हम लोग सालों से नहीं कर पा रहे हैं। स्पाई कहता है अब मक्खन लगाना बंद करो, मैं इस इंटेंट को दूसरे को देने वाला हूँ और ट्रूथ सोसाइटी में भी इसके बारे में बताने वाला हूँ। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है ठीक है तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगला जो टारगेट है और हमें अगले टारगेट के बारे में नहीं बताया जाता है। उसका नाम सुनकर जो स्पाई होता है वो कहता है ये तो बहुत आसान होगा, उसने मेज रॉयल्टी रूम को लिया है इंश्योरेंस के तौर पे, ऐसा लग रहा है मैं उसे आराम से फंसा लूंगा और बहुत सारे इंटेल दूंगा। हालांकि उसके पास पावर है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इस काम को। तभी वहाँ पे काई आती है और कहती है चूहे तो तुम यहाँ पे हो, जो मैडम है वो तुम्हें ढूंढ रही है, हम लोग अब यहाँ से निकलना होगा और तुम उनके सब ऑर्डिनेट हो, इस कारण तुम्हें एक जंगली चूहे की तरह नहीं घूमना चाहिए और तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख लेना चाहिए, समझ गए? वो स्पाई कहता है ओह मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने आपको इंतजार कराया, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो मन ही मन सोच रहा होता है जो एबिलिटी है कंट्रोल करने की वो बहुत ज्यादा ही आसान है, अगर मुझे एक अल्टीमेट इंटेल मिल गया तो मैं हंटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, एक नाले में रहने वाला चूहा एक राजा बन सकता है और मुझे एक अल्टीमेट इंटेल मिल गया। तभी हम लोग प्रोजेक्ट में आते हैं। वो आदमी चौंकते हुए एमसी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है मैडम यंग लेडी मुझे डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, आप इस नॉर्मल इंसान से इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल होकर बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा
रहा है जैसे कि आप एक गॉड से बात कर रहे हैं। तभी जो यंग लेडी होती है वो कहती है प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एमसी कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो और भी ज्यादा आसान है जितना आप सोचते हैं। आपके जो दुश्मन है वो नहीं है, ये बाकी की चीजें नहीं है। आप जिससे डरते हैं वो है खुद से। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है और आपके पास ही जो अच्छी खबरें है वो आएगी। वो स्पाई उन सभी बातों को सुनता है और सोचता था बस इतना ही, झूठ, खाली शब्द और कुछ भी बड़बड़ा देना, ये सब एक पक्के झूठे के ट्रिक्स होते हैं। मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये जो बंदा है वो एक कंप्लीट लायर है। तभी एमसी अपने कप को उठाता है और कहता है ओ मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अपने काम को खत्म करके यहाँ पे लौटता हूँ बस 5 मिनट में। वो मन ही में सोच जाता है ओह मैं जो चाय है वो खत्म हो गया है, मुझे ऐसा लगा था यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं आएगा, इस तरह मैंने कुछ ज्यादा ही चाय को पी लिया था। और वो वहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे हमारा एमसी वहाँ से जाता है वैसे ही वो जो स्पाई होता है वो कहता है मैम ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आपको यह नहीं कहना चाहिए। यंग लड़की कहती है तुम्हारे टोन को क्या हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पे इंटर के लाया था, मुझे लगा तुम थोड़ा सा यूजफुल होगे, लेकिन भूलो मत मैं तुम पे थोड़ा भी विश्वास नहीं करती हूँ, या मुझे तुम्हारा वैल्यू नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा मैनर्स सीख लेना चाहिए, समझ गए। स्पाई कहता है कि लेकिन वो पूरी तरह से झूठा है, एक कंप्लीट लायर, मैं मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा कमीना हूँ, लेकिन मैं उससे अच्छा हूँ, आपको उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, वो आपको धोखा दे रहा है, उसके जो शब्द है वो काफी अच्छे है और चुने हुए हैं। मैं ऐसे 3 लोगों को ढूंढ सकता हूँ जो कि उसके लेवल पे होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बस गोल गोल घूमते रहे उसके शब्दों के कारण, आपको थोड़ा सा सुधरना होगा। तभी जो यंग लेडी होती है वो अपने शॉर्ट को बाहर निकालती है और कहती है अपने मुंह को बंद रखो, मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, एक कमीना सिर्फ ऐसी ही चीजों को देख सकता है, अगर तुम मेरे लिए थोड़ा भी यूजफुल नहीं होते ना तो मैं तुम्हें कब का मार देती रहा। वो स्पाई मन में सोचा होता है मुझे अब शांत करने की जरूरत है, ये जो लड़की है वो आराम से मैनिपुलेट हो सकती है, मैं इसके ट्रस्ट को अपनी ओर ले आऊंगा, उसके बाद मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो कहता है यंग लेडी मैं आपसे बहुत ज्यादा ही लॉयल हूँ, आपको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा, जो वो बंदा वापस लौटेगा मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ में से एरो को निकालता है, उस एरो पे एक ग्रीन कलर का कुछ लगा होता है और आपको पता है एरो पे जो भी लगा होता है वो एक तरह का पॉइजन ही होता है। जैसे ही वो पॉइजन निकलता है वैसे हम देखते हैं जो स्टैचू होता है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। यंग लेडी और वो जो स्पाई होता है वो डरते हुए उस स्टैचू की ओर देख रहा होता है। स्टैचू बड़ा होते हुए उस स्पाई के पास आता है, वो अपने हाथों को फैलाता है और उस स्पाई को पकड़ लेता है। यंग लेडी बस देख ही पा रही होती है, वो भी चौंकते हुए, वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। हम देखते हैं वो जो स्टैचू होता है वो उस स्पाई को खा लेता है। जो यंग लेडी होती है वो कुछ नहीं कर पा रही होती है, वो डरते हुए बस ऊपर की ओर देख रही होती है, उनके पसीने छूट रहे होते हैं। उस स्पाई के मरने के बाद जो ब्लड गिरा होता है वो जो स्टैचू होता है वो उसे भी चाट लेता है और दोबारा से छोटा हो जाता है। पीछे से हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो नीचे आता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही इंतजार कराया, आपका जो सबऑर्डिनेट है वो कहाँ चला गया। जो यंग लेडी होती है वो डरी होती है, उनकी हालत खराब होती है, वो कहती है वो उसे एक अर्जेंट काम आ गया था इस कारण वो चला गया। जो यंग लेडी होती है वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है, वो डरते हुए सोच रही होती है उसने अभी अपना एक्ट चल दिया है, जो शॉपकीपर है वो मुझे वार्निंग दे रहा है, बस 1 सेकंड में ही रेहान को भूल जाओ, मैं भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो कितना ज्यादा पावरफुल था। और जो गार्गोयल है वो मुझ पे अटैक किया होता है तो मैं बच भी नहीं पाती रहा, वो सब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर हुआ है, ऐसा लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा महसूस होता है मौत के करीब होने पर, मुझे कितना ज्यादा ठंडा लग रहा है। हम देखते हैं जो यंग लेडी होती है शरीर कांप रहा होता है, वो सोच रही होती है बहुत ज्यादा डरावना, मैं सच लगा के कर सकती हूँ। तो रेहान है उन पे इन्हें शक हो रहा होगा, इस कारण उन्होंने अपने हाथ को गंदा नहीं किया, उन्होंने बस एक बहाना कहा और ऊपर चले गए। उसी तरह जो गार्गोयल था वो एक्टिव हुआ और रेहान को खत्म कर दिया। मुझे उसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, हालांकि वो कितना ज्यादा एलिगेंट था, उन्होंने बहुत अच्छे टैक्टिक का यूज किया था उस बंदे को मारने के लिए, जिससे उन्होंने अपने हाथ को गंदा भी नहीं किया। तो ये होता है ब्लैकमेल। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस चूहे को यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है, उसके बारे में भूल जाओ, मैं यहाँ पे इनसे मदद मांगने के लिए आई थी, मैंने मिस्टर लिन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तभी जो एमसी होता है वो अपने चेयर के पास आता है और कहता है मिर्ची आपको हुआ क्या है, आपका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है, आपको रिलैक्स करना चाहिए, ये जो जगह है वो रिलैक्स करने के लिए है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो चेहरा है एकदम डरा हुआ लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे आपको खाने वाला हूँ। और ये मजाक करते हुए जो एमसी का चेहरा होता है वो सही में बहुत डरावना लग रहा होता है। एमसी के चेहरे को देखिए और बहुत ज्यादा ही डर जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो कहती है नहीं मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं है, मैं सही में आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं सॉरी था, वो सही में कुछ ज्यादा ही रूड था, मुझे उसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, प्लीज विश्वास कीजिए वो मेरा इंटेंशन था ही नहीं। एमसी चौंकते हुए मिस जी की ओर देख रहा होता है, वो सोचता ये इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो गई है, मैंने तो बस एक जो कहा था ना, कहीं सही में लगता है मैं इंसानों को खाता हूँ। नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, एक मेरे जैसा फ्रेंडली इंसान कैसे किसी इंसान को खा सकता है और इतने क्रूड काम कर सकता है, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। वो अपने सर को पकड़ लेता है, वो सोचता है जो यंग लेडी है वो बहुत ज्यादा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है वो इंसानों के सभी बातों पर विश्वास कर लेती है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, वो जो बास्टर्ड है उसने इसे धोखा दे दिया है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जान दे सकता हूँ, मुझे इन्हें सोल हीलिंग का दूसरा राउंड देना होगा, ऐसा लग रहा है मैंने इनके ट्रस्ट को जीत लिया है, इसी कारण वो बहुत कम समय में ही सोल को हील करने के लिए यहाँ पे आ गई है, ऐसा लग रहा है यही मदद ये मुझसे मांगना चाहती है। और मैं बता दूं सोल हीलिंग है ये एक मोटिवेशन की तरह होता है, जैसे कि तुम लोग कोई मोटिवेशन वीडियो देखे हो तो उससे तुम्हारा जो सोल होता है वो हील होने लगता है, जब तुम डिप्रेशन में होते हो तो तुम कुछ गाने को सुनते हो जिससे तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो खत्म हो, तुम और कम करो उससे, ऐसा ही है सोल हीलिंग। ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, मैं बता दूं एमसी के पास कोई मैजिक नहीं है, एमसी मनी में सोचा होता है अगर मैं थोड़ा ज्यादा कर दूंगा तो ये जो कस्टमर है वो मेरी परमानेंट कस्टमर बन जाएगी। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप पे जोक मारा, मैं जोक मारने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ठीक है मैं अपने काम
पे वापस लौटा हूँ, आप मुझसे क्या मदद मांगने की आई है? लेडी ली सोच रही होती है, अच्छा हुआ, ऐसा लग रहा है इन्होंने मुझे माफ कर दिया है, मुझे अगली बार से और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। आपके सामने परेशानी खड़े करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे एक बुक को रिकमेंड करें जिससे मेरा जो विल पावर है वो मजबूत हो सके। मेरा अभी का विल पावर बहुत कमजोर है। एमसी उसकी बातों को सुनता है और खड़ा होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे सोचने दीजिए। वो एक बुक को निकालता है और सोच रहा होता है, बस 5 ही मिनट हुआ है और ऐसा लग रहा है इनका जो सोल है वो हील हो चुका है। क्या ये सब उस साथी के कारण हुआ है जिसके बारे में ये बात कर रही थी? तभी एमसी एक बुक को निकालता है। वो कहता है, हाँ, आपका जो साथी था वो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा था, ये बढ़िया रहेगा कि आप किसी को भी लॉयल ना कहे, क्योंकि कोई भी इंसान आपके साथ लॉयल नहीं हो सका है। लेडी ली खड़ी होती है और कहती है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो बंदा तभी उन्हें कुछ रियलाइज होता है। वो सोच रहे थे, रुको, जो मिस्टर लिन है वो मुझे कुछ भी ऐसे नहीं कह रहे होंगे, मुझे लग रहा है जो लॉयल्टी रूल है उसी में कुछ गड़बड़ी होगी। व्हाइट मैच जिसने स्पेल को कास्ट किया था रॉयल्टी रूल वाला, वो स्पेल कहीं टूट गया होगा। वो बंदा जिसने रियान पे स्पेल को कास्ट किया था वो मेरे ही फैमिली का मेच था, जो कि फादर को सपोर्ट करता था, हेवुड। अगर रियान ने रूल को फेल कर दिया है, इसका मतलब जो हेवुड है वो भी हम लोग को धोखा दे रहा है। फिर वो कहती है, अगर ऐसा है तो मैं किस पे ट्रस्ट करूंगी? एमसी कहता है, अपने आप है, आपको अपने आप पे रिलाई होना होगा। जो पीपल होते हैं वो एक नर की तरह होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दिल को पूरी तरह से नहीं खोलते हैं, वो कुछ न कुछ छिपा के ही रखते हैं। जब आप एक अनब्रेकेबल स्टील की तरह हो जाए तब आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। तभी एमसी एक बुक को ऑफर करता है। लेडी ली उस बुक के नाम पढ़ती है, वो कहती है, स्टील। एमसी कहता है, हाँ, ये एक मास्टरपीस है, आपको ये पढ़ना चाहिए। हम देते हैं उस बुक का नाम होता है हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड। एमसी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखिएगा ही। लेडी ली उस बुक को लेती है। एमसी उन्हें कंधों पे हाथ रखता है। वो सोच रहा होता है, लोहा पूरी तरह से गर्म है, अब मुझे इन्हें 2-4 लाइन देनी होगी जिससे ये और ज्यादा मोटिवेट हो जाए और मुझे याद रखे। वो कहता है, आदमी का जो सबसे ज्यादा प्यारा पोजीशन होता है वो जिंदगी होती है, और जो जिंदगी होती है वो बस एक बार के जीने के लिए होती है, तो आपको अच्छे से जीना चाहिए। आपके पास कोई रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। एक स्टील के तरह जिसके पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं होता है, सालों बाद भी नहीं। उन सभी बातों सुनकर जो यंग लेडी होती है वो वहाँ से चली जाती है। यंग लेडी एमसी की बातों को याद कर रही होती है। यहाँ पे एमसी ने कहा होता है, आपके पास आपका अपना डेस्टिनी है जिसे आप फॉलो कीजिएगा, आपको किसी के बात को सुनने की जरूरत नहीं है। फिर वह एमसी के दिए हुए बुक को देखिए जो कि होता है विल ऑफ स्टील। वो डरते हुए उस बुक को खोलती है। जैसे ही वो बुक ओपन होता है हम देखते हैं उस बुक में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी आसमान में चली जाती है। यंग लेडी ऊपर आसमान में देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो एनर्जी होती है वो एक आईबॉल का शेप ले लेती है और यंग लेडी को घेर लेती है। यंग लेडी कहती है, ये जो व्हील ऑफ स्टील है वो मेरे सोल को अफेक्ट किया जा रहा है, रुको, क्या हुआ अभी? और हम देख पाते हैं तो गार्गोइल होता है, उसके गर्दन में से किसी की बॉडी निकल रही होती है। लेडी ली कहती है, हेवुड का जो रून है वो टूट चुका है। तभी उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी जाकर उस स्पाई के गर्दन को पकड़ लेती है और लेडी के सामने ले आती है। लेडी को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उनके मुंह में से ब्लड आ रहा होता है। तभी जो स्पाई होता है वो उनके सामने आ जाता है। लेडी कहती है, ओह, अब मैं समझ गई हूँ, बहुत लंबा समय हो गया है रियान, मिस्टर लिन सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। उन्होंने मेरे सोल के स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से बदल दिया है और मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में माना भी दे दिया है। अब मेरे पास चांस आ गया है जिसे मैं पैनिकी को पूरी तरह से तोड़ सकती हूँ। जो ओवरफ्लोइंग पावर है उससे मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये इतना ही बुरा नहीं है, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा रिवॉर्ड दिया है। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उन्होंने मुझे एक दूसरा जीवन दे दिया है इतने सारे पावर के साथ। जो मिस्टर लिन है वो पक्का ही हंटर्स के पावर को इकट्ठा कर रहे होंगे। वो पूरे स्टेज और इकोसिस्टम को बदलना चाहते हैं और इसी कारण वो हंटर्स की मदद कर रहे हैं। आपको जो इंटेंशन है वो मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। तो आज से मैं कसम खाती हूँ, मेरी जो रॉयल्टी है, मेरा जो विल है वो सब कुछ आपके ऑर्डर पे होगा, मेरी जो बॉडी है वो सब कुछ आपके ऑर्डर पे होगा, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। और ये कहते हुए यंग लेडी के नोज से ब्लीड हो रहा होता है। एमसी बाहर की ओर देखा है, वो देख पाता है वहाँ पे जो यंग लेडी ली होती है वो खड़ी होती है। वो एमसी को ग्रीट करती है और वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। एमसी उन्हें देखता है और सोचता है वो अभी भी यहाँ पे है और उनका नोज ब्लीड क्यों हो रहा है? क्या ये लड़की कोई यांत्रिक गर्ल है? जब से उस कमीने ने इन्हें छोड़ा है तब से वो बार मेरे बुक स्टोर पे आ रही है। क्या ये नहीं 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 नहीं, मुझे इतने खराब विचारों को अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा रईस लेडी है, वो मुझे पसंद क्यों करेगी? मुझे सोचना चाहिए कि और भी सारे कस्टमर मेरे दुकान में कैसे आए। तभी हम लोग उसी बुक स्टोर के बाहर का सीन देखते हैं। जो सर नाइट होते हैं वो वहाँ पे पहुंच गए होते हैं। वो एक पेपर की ओर देखते हैं जिसपे एमसी के बारे में लिखा होता है। सर नाइट के हाथ में जो पेपर होता है वो हवा में फेंकते हैं और कहते हैं 23rd स्ट्रीट, ये जो बुक स्टोर है वो पक्का यहीं पे होगा। वो उसी बुक स्टोर की ओर देखते हैं और कहते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है वो जो बूढ़ा आदमी था वो इस छोटे से बुक स्टोर पे 1 घंटे तक कर क्या रहा था। अगर मुझे कोई भी क्लू मिलता है तो मैं पक्का ही देखूंगा उसे। मैं इस चांस को छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो भी रूमर्स इस बुक स्टोर के आजू बाजू चल रहे हैं क्या वो सही है या गलत। वो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं एक नाइट होने के नाते मेरा यह एक फर्ज बनता है कि मैं जस्टिस को सर्व करूँ। फिर हम लोग उसी बुक स्टोर के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एमसी एक बुक को निकालता है जिस बुक का नाम होता है द लिटिल प्रिंस। वो सोचने लगा है ये बच्चों की किताब है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसी कहानी और जो लेसन है वो बहुत अच्छे हैं जो तुम्हारे दिल को छू सकते हैं। मैं इसे पता ही आज रात सोने से पहले पढ़ूंगा जिससे मुझे अच्छी नींद है। तभी उसे दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। एमसी उसको देखता है और खुश होते हुए सोच रहा होता है एक और कस्टमर। आज मेरा दिन बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली है। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो लेडी थी वो सही में एक लकी फिश थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो सनलाइट होते हैं वो उस बुक स्टोर में एंटर करते हैं। एमसी ने देखा है वो सोच रहा होता है एक नया कस्टमर, ये मुझे कुछ ज्यादा ही ड्रामा लग रहा है, मुझे अच्छे से इन्हें देखना चाहिए। वो कहता है आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं, बोरो कर
सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये एक छोटा सा बुक स्टोर है। सर नाइट अंदर आते ही चारों ओर देखना स्टार्ट करते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि एक नॉर्मल सा बुक स्टोर है, इसमें मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है, ना ही इसमें कोई पावर का फ्लक्चुएशन दिख रहा मुझे। अगर ऐसी बात है तो मुझे समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इससे ओल्ड वाइडी के बारे में पूछना चाहिए। इस बंदे को खुद ही नहीं पता होगा ओल्ड वाइडी है कौन। चारों ओर देखने के बाद मुझे बस एक ही चीज पे शक है, ये जो गार्डगोयल है ये यहाँ पे कर क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ा आदमी किसी को भी ये इंपॉर्टेंट गार्डगोयल दे देगा, क्या इसके पीछे एक डीपर मीनिंग होने वाला है। और वो पूछते हैं क्या तुम ही इस बुक स्टोर के ऑनर हो। एमसी ने देखा है, वो सोच रहा था ये कस्टमर मुझे ज्यादा सोशिएबल नहीं लग रहे हैं, शायद मुझे कुछ अच्छे टर्म्स का यूज करना होगा जिससे मैं फ्रैंक हो सकूं, शायद मैं इन्हें ग्रैंडपा कह सकता हूँ। और वो कहता है आपने सही कहा ग्रैंडपा। इस बात को सुनकर जो सन नाइट होते हैं वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ग्रैंडपा। वो मनी में सोच रहे थे इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझे ग्रैंडपा कह रहा है। अरे तुम एक और नाइट होते तो मैं तुम्हारे सर को फोड़ दिया होता, अभी तक तुम बच भी नहीं पाते। मुझे अपने गुस्से को शांत करके रखना होगा, ये एक नॉर्मल पर्सन है, इसी कारण ये अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो मैं इसे छोड़ता नहीं। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने दोनों हाथ को टेबल पे मारते हैं और कहते हैं ये गार्गोयल क्या ये तुम्हारा है। एमसी कहता है हाँ, एक कस्टमर ने मुझे गिफ्ट किया था धन्यवाद करने के लिए, हालांकि मैं इसे सेल पे नहीं रखा हूँ। सर नाइट इस बात को सुनते हैं। वो सोच रहे थे जैसे कि मैं खरीदने ही वाला हूँ, ये कैसी बकवास है, एक रेडिएंट नाइट वो भी एक गार्गोयल को खरीदेगा जिसे ब्लैक मेज ने बनाया है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तुम सही में बहुत लकी हो कि मैंने तुम्हारे सर को अभी तक फोड़ा नहीं है। वो कहते हैं फ्रैंक वाइल्डी, क्या वही इसका नाम था। एमसी कहता है हाँ। वो चौंक गया होता है। वो सोचता है क्या ये ओल्ड वाइल्डी को जानते हैं। इसके लुक्स को कंपेयर किया जाए तो ऐसा लग रहा है ये ओल्ड वाइल्डी के प्रति बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। दूसरी तरफ जो सर नाइट होते हैं वो सोच रहे होते हैं यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। वो जो बूढ़ा आदमी है वो एक नॉर्मल पर्सन को अपना रियल नाम कैसे बता सकता है, और उसने एक गार्गोयल भी गिफ्ट कर दिया है, वो भी इस लेवल का। मुझे पहले लग रहा था ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ में ब्लैक मेज मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बंदा एक नॉर्मल बंदा लग रहा है मुझे, लेकिन हम लोग इस जगह को एक सीक्रेट मैसेज ट्रांसफर करने वाली जगह मान सकते हैं जहाँ पे मैसेज को एक्सचेंज किया जाता हो, जैसे की एक्सचेंज पॉइंट। हमसे चौंकते हुए उस बूढ़े की ओर देख रहा होता है। वो सोचता है मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है लोगों को जज करने का, और ये मुझे कह रहा है ये जो बंदा मेरे सामने है वो इतना भी ज्यादा ड्रामना नहीं है और ना ही बूढ़ा इंसान है। हालांकि वो जिस एटीट्यूड में इस स्टोर के अंदर आया था वो बहुत ज्यादा अजीब एटीट्यूड था, लेकिन अभी तक इसने किसी भी सामान को नहीं तोड़ा है। ये काफी जेंटल इंसान है, इन्हें बस थोड़ा सा गुस्सा होगा ओल्ड वाइल्डी को लेकर, जैसा वे दोनों एक पुराने दोस्त होंगे। फिर वो कहता है ग्रैंडपा क्या मिस्टर वाइल्डी आपके पुराने दोस्त है। इस बात को सुनकर जो सर नाइट होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बना देते हैं। वो कहता है दोस्त हाँ तुम थोड़ा सा कह सकते हो, ओल्ड वाइल्डी मेरा कॉमरेड था, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, तुम ये कह सकते हो हम दोनों ने एक साथ खून बहाया है और पसीने भी। हालांकि 2 साल पहले हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, तब से मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। वो मनी मन सोच रहे होते हैं अगर मुझे वो बूढ़ा एक और मिल जाए तो मैं उसके पूरे हड्डियों को तोड़ दूंगा, उसके मांसों को मैं निचोड़ दूंगा, मैं उसे थोड़ा भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। हालांकि ये सेम काम मैंने 2 साल पहले भी किया है, लेकिन पता नहीं वो बंदा कैसे बच के निकल गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है वो मौत से कैसे बच गया। दूसरी तरफ एमसी सोच रहा होता है ओह जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये दोनों जिगरी दोस्त है, इनकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो कहता है ओ अब मैं समझा, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, आपने देखते ही पहचान लिया, ये गिफ्ट मुझे ओल्ड वाइल्डी ने दिया था। आप दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी होगी, मैं कह सकता हूँ जब ओल्ड वाइल्डी इस बात को सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। सर नाइट कहते हैं हाँ मैं भी आशा करता हूँ, हालांकि मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा है, क्या तुम्हारे पास उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं पर्सनली उससे मिलने चला जाऊंगा। एमसी कहता है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है, अगर होता तो मैं आपको बता देता था। वो चाय को एक कप में डालना होता है। वो कहता है मिस्टर वाइल्डी ने मेरे से एक बुक को बोरो किया है और वो कुछ ही दिनों में उस बुक को लौटाने वाले हैं, मैं उन्हें पक्का कर दूंगा जब वो वापस लौटेंगे, तो क्या आप बैठ के आराम कीजिएगा थोड़ा देर। वो चाय को ऑफर करता है और कहता है आप बुक भी पढ़ सकते हैं। सर नाइट कहते हैं आराम, क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा थका हुआ लग रहा हूँ। वो मनी मन सोच रहे होते हैं ये बंदा मुझे अभी भी कस्टमर की तरह देख रहा है, हालांकि इसने म्यूटेंट को फेस किया हुआ है, ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत लंबा समय हो गया जब से कोई आदमी उसे इतना कैजुअली बात किया है, जब से मैं रेडिएंट नाइट बना हूँ। सभी लोग मुझे दिन भर यही पूछते रहते हैं आप कैसे हैं, क्या आपने खाना खाया, आपने आराम किया है या नहीं सर। फिर वो चेयर को पीछे करते हैं और कहते हैं बूढ़े इंसान को अंडरस्टिमेट मत करो, मैं तो बस थोड़ा ही देर खड़ा हुआ हूँ, मुझे इतना भी ज्यादा थकावट नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे चाय के ऑफर को मना नहीं कर सकता हूँ, हालांकि मैं बुक भी नहीं पढ़ सकता, वो बहुत ज्यादा ही परेशानी भरा होता है और मैं पैसे भी नहीं लाया हूँ। एमसी सोच रहा होता है हाँ अब ये थोड़ा सा फ्रैंक हो रहा है, इनके टोन को देख के लग रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एमसी चाय को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरे पीछे जितनी भी किताबें हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, वो सब फ्री है, सही से आप चाय पीजिए उससे आपको आराम मिलेगा। सर नाइट बुक के ऑफर को मना कर रहे होते हैं, वो नहीं मैं बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, उसमें लंबा समय लग जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे ये सिरदर्द ये दोबारा से आ गया है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ही उनका जो हाथ होता है वो एक बुक से टकराता है, वो उस बुक को देखे उन्हें उस बुक का नाम दिख रहा होता है सीड ऑफ अभ्यास। वो सोचते हैं सीड ऑफ द अभ्यास। एमसी बताता है हाँ मैं एक फेरी टेल की किताबें पढ़ रहा हूँ जो काफी रिलैक्सिंग है, आपको भी वो पढ़ना चाहिए, रिलैक्स करने में और रात को आराम से सोने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। सर नाइट चाय को पीते हैं और कहते हैं फेरी टेल तुम सही में बच्चे हो, तुम अब एडल्ट बन चुके हो, तुम्हें सोचना चाहिए और ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, कितनी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है, ये जो फेरी टेल की किताब है मैंने अभी पढ़ा है और मेरे पास इसकी कोई भी कॉपी नहीं है। वो उन्हें ऑफर करता है। सर नाइट गुस्से में कहते हैं जिस बुक को तुमने मेंशन किया क्या वो एक फेरी टेल की किताब है, तुम ये कह सकते हो। एमसी कहता है
हाँ, यह एक फेरी टेल की ही किताब है। मैंने अभी अभी इसे पढ़ा है और कंप्लीट किया है। ये एक प्रॉपर क्लासिक फेरी टेल की किताब है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम देखते हैं एमसी द लिटिल प्रिंस की किताब को ही ऑफर कर रहा होता है, लेकिन जो सर नाइट होते हैं उन्हें कुछ अजीब लग रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तुम कैसे सीड ऑफ एबिस पढ़ सकते हो, वो भी सोने से पहले, और तुम उसे एक फेरी टेल की किताब कह रहे हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। किस तरह की कहानी तुम सुनते होगे जिसे तुम फेरी टेल कहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्यूरियस हो रहा हूँ। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं चलो मुझे दिखाओ वो किस तरह की किताब है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फेरी टेल की किताब में। मैं बस देख रहा हूँ और तुम्हारे ऑफर को मैं मना भी तो नहीं कर सकता हूँ। तुम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो मुझे। एमसी मुस्कुराता है और सोचता है ये जो ग्रैंडपा है वो सही में माचो मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दिल के बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है और उन्हें वो किताब दे देता है। जैसे ही जो सनलाइट होते हैं वो उस किताब को पकड़ते हैं, वैसे उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो कहते हैं क्या ये दर्द मुझे हो रहा है, ये बहुत ज्यादा ही फेमिलियर है, लेकिन अभी क्यों? क्या कैंडेला दोबारा से आ गई है अचानक से? रुको, ये बंदा मुझे बार बार सोने का समय कह रहा था, क्या इसका मतलब यही था? नहीं। और धीरे धीरे करके जो सनलाइट की आंखें होती है वो बंद हो जाती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। एमसी उन्हें इस हालत में देख के चौंक गया होता है। वो कहता है सर अब क्या हो गया? ग्रैंडपा क्या ठीक है? वो उनकी ओर भागता है। वो सोच रहा होता है इन्हें क्या हो गया, क्या इन्हें ठंड लग चुकी है या कोई स्ट्रोक लग गया है। वो उनके गर्दन को देखा है। वो सोचता है मुझे जल्दी से इन्हें फर्स्ट एड देना चाहिए, उसके बाद किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। जब वो उनकी सांसों को देखा है तो वो चौंक जाता है। वो सोच रहा है इनकी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल है और हार्ट बीट भी स्टेबल है। ऐसा लग रहा है ये सो गए हैं। इनका जो पल्स रेट है वो तो मेरे से ज्यादा हेल्दी है। मैं अपने प्राइम में भी इतना ज्यादा हेल्दी पर्सेंट नहीं रख पाया। अब सही में इम्प्रेसिव है ग्रैंडपा। फिर वो खड़ा होता है। वो सोच रहा था लेकिन ये अचानक से बेहोश कैसे हो गया? क्या इसका रिलेशन इस बुक से हो सकता है? नहीं, ये इलॉजिकल है। द लिटिल प्रिंस का बुक क्या कर सकता है? ये एक नॉर्मल किताब है, तो मैं कोई मदद भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है ये मेरे ही स्टोर में बेहोश हो गए हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल करूंगा और पूछूंगा ऐसा हुआ क्या है। जब ये जग जाएंगे तब तक के लिए इन्हें यहीं पे आराम करना चाहिए। एमसी कुछ देर बाद सोचता है कि इन्हें थोड़ा सा साइड में सुला देना चाहिए और यहाँ पे कोई और कस्टमर आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है इस मौसम में एक भी कस्टमर आने वाला है, लेकिन तब भी मुझे पहले से तैयार रहना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा से होता हूँ। और वो उन्हें खींचने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हिला नहीं पा रहा होता है उन्हें। वो हार मान जाता है और हाफते हुए कहता है मैं जानता था ये भारी होंगे, लेकिन इतना भारी मैं सोचा भी नहीं था। ये एकदम ब्राउन बियर की तरह है, इनके हर जगह पे सिर्फ मसल ही है, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो पीछे की ओर देखता है और कहते हैं अगर ये थोड़े से पतले होते ओल्ड वर्ल्ड की तरह तो मैं इन्हें घसीट के कहीं पे ले जा सकता था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो और यहाँ पे कोई और कस्टमर आ जाए जो कि मुझे मदद कर सके यहाँ से हिलाने में, लेकिन कौन आएगा? अभी का मौसम खराब है और इस मौसम में एक भी कस्टमर नहीं आने वाले हैं। नॉर्मल डे पे तो मेरे कस्टमर नहीं आते हैं, अभी के समय में कौन कस्टमर आ जाएगा यार? वो ऐसा ही सोचता है। फिर वो माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, अभी मैं जो भी करूंगा उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। और वह सर नाइट के कपड़ों को पकड़ता है और उन्हें घसीटना स्टार्ट कर देता है और वो उन्हें आराम से घसीट पा रहा होता है। लेकिन ये सीन भाई ऐसा नहीं लग रहा है एक मर्द आदमी को घसीटा जा रहा है। एडिटर मर्द यार फिर से बोल दिया मैंने, प्लीज भाई मैं तो कॉमेडी का एड्रेस पढ़ सकता है। दूर से एक बिल्ली डरते हुए एमसी को देख रही होती है। एमसी उन्हें घसीटे हुए एक चेयर पे सुला देता है। तभी उसकी नजर उनके मैकेनिकल आर्म पे जाती है। वो सोचता है एक मैकेनिकल आर्म ये एक हैंडीकैप है, जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड है। इनका जो आर्म है वो कॉम्प्लेक्स है, एक नॉर्मल पर्सन इसे यूज नहीं कर सकता है। इनकी जो फिजिक है वो भी बहुत ज्यादा ही अजीब है और इनका टोन वो कमांडिंग टोन है। क्या ये हो सकता है ये एक रिटायर्ड हाई रैंकिंग के मिलिट्री ऑफिसर होंगे? वो पूरी तरह से चौंक गया होता है। वो सोचता है हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं एक ऐसे ही इंसान से मिला था जो की रिटायर्ड ऑफिसर था। इन दोनों का ऑरा एकदम सेम है। इनका जो एटीट्यूड है और जो मेंटल फैटिक है वो दोनों एक ही ओर इशारा करता है, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है। ये पक्का ही एक लड़ाई के दौरान अपने हाथों खो दिए होंगे और वो हमेशा ही उस फाइट को याद करते होंगे। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही जिद्दी होते हैं और जल्दी अपने बात से नहीं हटे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है ये बेहोश कैसे हो गए। इनका जो मैकेनिकल आर्म होगा वो माल फंक्शन कर गया होगा और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया होगा बारिश के कारण, क्योंकि बारिश में बहुत ज्यादा ही मॉइस्चर घूम रहा है। जैसे ही वो इनके बॉडी के कॉन्टेक्ट में आया होगा तभी वो